तो स्ट्रॉ हेड पायरेट्स एगहेड से निकलने के बाद जायंट वॉरियर पायरेट्स लिलिथ और ज्वेलरी बोनी के साथ पार्टी करते हैं, क्योंकि लूफी को लिलिथ ने बता दिया था कि चाहे वेगापंक मर चुका है लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस अभी भी जिंदा है। यानी लूफी ने जो वेगापंक से वादा किया था वो उसने पार्शियली पूरा कर दिया है। वहीं डोरी और ब्रोगी बताते हैं कि वो लिटिल गार्डन छोड़कर वापस एल्बाफ जा रहे हैं ताकि वो अपने नए वेपन्स ला सकें और अपनी एपिक डुएल को दोबारा शुरू कर सकें। दूसरी तरफ बोनी और बार्थोलोम्यू पूमा एक साथ होराइजन को देखकर एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं। गार्टल आइलैंड पर रेड हेयर पायरेट्स स्ट्रॉ हेड ग्रैंड फ्लीट के बाटो क्लब से अपना बदला लेते हैं, क्योंकि बाटो क्लब ने रेड हेयर शैंक्स की टेरिटरी में जाकर उनके फ्लैग्स जला दिए थे। रेड हेयर पायरेट्स ने बार्थोलोम्यू को शैकल्स में बांध दिया था और होंगो ने उसे एक ऑफर दिया कि अगर वो अगले महीने तक मंकी डी लूफी को ये जहर दे देगा तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। अपने आइडल को बचाने के लिए बार्थोलोम्यू खुद वो पॉइजन पी लेता है, लेकिन जैसे ही सबको लगता है कि वो मरने वाला है, उन्हें पता चलता है कि वो पॉइजन फेक है और रेड हेयर पायरेट्स उन लोगों को छोड़ देते हैं। शैंक्स बार्थोलोम्यू के एक्शन को देखकर मुस्कुरा रहा था। जब बेन बेकमैन उससे इस बारे में पूछता है तो शैंक्स कहता है, मैं ये देखकर खुश हूँ कि लूफी के प्रति कोई इतना डेडिकेटेड है। लेकिन तब यासोप कहता है, हर एक्शन का प्राइज होता है, और वो अपनी राइफल से एक शॉट मारकर गोइंग लूफी सेनपाई को समुंदर में डुबा देता है। अब इस चीज का पता नहीं कि क्रू मेंबर में से कोई बचा भी है या नहीं। इसी बीच ब्लैक बियर्ड हार्ट पायरेट्स को हराकर हाचिनोसु वापस आता है। वो एवलो पिजारो को डांटता है और कहता है, पिजारो, मैं 2 पल के लिए यहाँ से चला क्या गया, तूने इतना बड़ा कांड कर दिया। तुझे पता है पॉनिग्लिफ्स की नॉलेज कॉमन हो गई है और अब हमें 4 एम्परर्स, मरीन और वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ने के लिए रेडी होना होगा। इस जंग में कोबी हमारा हुक्म का इक्का था, फिर भी तूने कोबी और गेको मोरिया को भागने दिया, कमीने। लेकिन जब वो अपने क्रू का मोरल देखता है जो किसी से भी लड़ने के लिए तैयार थे, उसका मूड इम्प्रूव हो जाता है। साथ ही साथ जब उसे पता चलता है कि किजारू ने गार्प और शार्लेट पुडिंग को सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया है तो वो खुश हो जाता है और लफीते को कांटेक्ट करता है, जो उमित शिपिंग हेडक्वार्टर्स इन्फिल्ट्रेट कर रेवोल्यूशनरी आर्मी के ब्लॉकेट को मॉनिटर कर रहा था। वो बताता है, रेवोल्यूशनरी आर्मी मेरे युवा तक फूड पहुंचने नहीं दे रही है। जब भी राशन बंडूलास में लोड होता है, बंडूलास बार बार क्रैश हो जाते हैं। ऐसा चलता रहा तो सेलेस्टियल ड्रैगन भूख से मर जाएंगे। इसी बीच कैटरीना डिवॉन और वेन ओगर कैरिबू को लेकर हाचिनोसु वापस आते हैं। एगहेड इंसिडेंट के 2 दिन बाद जायंट वॉरियर पायरेट की शिप अभी भी एल्बाफ के रास्ते जा रही थी, लेकिन हैवी ड्रिंक के कारण जायंट्स निको रॉबिन, फ्रैंकी, ब्रुक, जिनबे, ज्वेलरी बोनी और लिलिथ को पता चलता है कि थाउजेंड सनी और बाकी स्ट्रॉ हेड्स गायब हो चुके हैं। वहीं नामी एक मिस्टीरियस कासल के अंदर हैंगओवर के साथ जगती है, एक नई आउटफिट पहने हुए, जो उसने कब पहनी उसे याद भी नहीं। नामी कासल में अपने साथियों को ढूंढती है। उसे कासल में अलग अलग प्रकार के बड़े जानवर मिलते हैं जिनसे वो बचकर भागती है। जल्दी उसकी मुलाकात ऊसॉप से होती है, जिसे एक बड़ी बिल्ली खाने की कोशिश कर रही थी। नामी उसे बचाती है और वो दोनों उस बिल्ली से बचकर भागते हैं। उन दोनों के पीछे भागते भागते बिल्ली कासल की दीवार तोड़ देती है और वो कासल से नीचे गिर जाते हैं। वो बिल्ली भी उनके पीछे जंप करती है और अचानक लायन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें कुछ कर पाती, लूफी, जोरो और सांजी वहां आ जाते हैं और उस लायन को बुरी तरह से पीटते हैं। जब नामी उनसे पूछती है कि वो लोग कहाँ थे, तो वो बताते हैं कि वो कासल के आसपास के कई बड़े क्रिएचर्स से लड़ रहे थे। खैर, वो सब नोटिस करते हैं कि उन सब ने नए कपड़े पहने हुए हैं, बिल्कुल एल्बाफ जायंट्स जैसे। लेकिन किसी को नहीं पता होता कि ये कपड़े आए कैसे या सनी और बाकी क्रू कहाँ हैं। कासल से निकलते ही ऊसॉप एक थ्योरी देता है, इन कपड़ों को देख कर लगता है कि हम एल्बाफ में हैं और शायद हम खुद भी जायंट बन गए हैं। तभी उनका सामना एक आदमी से होता है जो एक मैसिव ग्रासहॉपर को बाइक की तरह चला रहा था। वो बताता है
कि वो सब लैंड ऑफ गॉड्स में हैं और यहाँ के सारे बड़े जानवर असल में गॉड्स हैं। वो उन्हें वॉर्न करता है कि सन गॉड के टेम्पल मत जाना क्योंकि वहाँ डेंजरस गार्जियन हैं। लेकिन ये सुनकर लूफी का एडवेंचर मोड ऑन हो जाता है और इससे पहले कि वो लोग उसे रोक पाते, लूफी टेम्पल की तरफ दौड़ पड़ता है। दौड़ते दौड़ते लूफी एक बैरियर से टकरा जाता है और उसके टकराने से ऐसा लगता है कि पूरे आसमान में क्रैक आ गए हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि वो आसमान नहीं बल्कि एक जायंट वन साइडेड मिरर था। मिरर के उस पार एक और रूम था, एक जायंट प्रोपोर्शन का हॉबी रूम, जहाँ उन्हें चॉपर मिलता है। वो लोग चॉपर को रेस्क्यू करते हैं। रूम को देखकर उन्हें समझ आता है कि एक क्रीपी जायंट ने उन्हें सोते हुए किडनैप किया, उन्हें डॉल की तरह ड्रेस किया और एक ह्यूज डॉल हाउस में रख दिया और अपने रूम से वो उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था थ्रू वन साइडेड मिरर। उन्होंने ये मिस्ट्री सॉल्व ही की थी कि अचानक टेम्पल के गार्जियन, जो बेसिकली जायंट एनिमल्स होते हैं, उन पर अटैक करने लगते हैं। इस हंगामे को सुनकर गॉड या कह लो फेक सन गॉड वहाँ आ जाता है। वो देखता है कि स्ट्रॉ हैट्स ने उसके हॉबी रूम और पेट्स की बुरी हालत कर दी है और वो गुस्से में उनका पीछा करने लगता है। जैसे ही स्ट्रॉ हैट्स उसके पेट्स को हराते हैं, वो वहाँ से भागने लगते हैं और रास्ते में उसी जायंट कैट, जिसका नाम स्कैट होता है, उसको कैप्चर कर उस पर राइड करने लगते हैं। इस कैट उन्हें पूरा लैंड ऑफ गॉड क्रॉस करवा देती है, जो असल में एक नॉर्मल साइज रूम होता है। खैर, नामी, जिसने डियोरामा का पूरा लेआउट याद कर लिया था, क्रू को रूम के अपोजिट साइड में जाने के लिए कहती है, जहाँ से वो एक दीवार तोड़कर दूसरे एंड से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन फेक सन गॉड, जो असल में रॉड होता है, न्यू जायंट वॉरियर पायरेट्स का एक मेंबर, उनका पीछा करता है और एक मेटल नेट में उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जोरो और सांजी उस नेट को तुरंत तोड़कर सबको फ्री कर देते हैं। रॉड को लगता है कि स्ट्रॉ हैट्स यहाँ से निकल नहीं पाएंगे क्योंकि उसका किंगडम असल में जायंट्स का एक पुराना प्रिजन था। लेकिन उसके लाइव डॉल्स, जो उसके दूसरे कैप्टिव्स थे, उसे बता देते हैं कि स्ट्रॉ हैट्स ने डियोरामा को काफी डैमेज कर दिया है और किसी ने ईयर गॉड, उसके जंगली रैबिट को मार दिया है। मे बी लूफी, जोरो और सांजी ने, जब वो नामी को ढूंढ रहे थे। खैर, हमें पता चलता है कि रॉड स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट ज्वाइन करने के अगेंस्ट था। वो नहीं चाहता था कि हरजुद्दीन और बाकी जायंट्स ग्रैंड फ्लीट को ज्वाइन करे और लूफी के फॉलोअर्स बने। तो जब उसका जायंट रेवन म्यूगिन स्लीपिंग मिस्ट जोन से 1000 सनी को लेकर आता है, जिसमें स्ट्रॉ हैट्स होते हैं, उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि क्यों ना मैं इन्हें लाइव डॉल बनाकर अपना गुलाम बना लूं। वो अपने इस किंगडम ड्रामा प्लान पर हंस रहा होता है कि तभी नामी कहती है, मुझे इसकी हंसी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, और वो ज़्यूस की हेल्प से रॉड पर एक जबरदस्त लाइटनिंग ब्लास्ट अटैक करती है। वहीं लूफी गोमू गोमू नो कॉन्ग गन से दीवार को तोड़ देता है, जिससे वो लोग फाइनली उस प्रिजन से भाग जाते हैं। समुंदर में बाकी बचे स्ट्रॉ हैट्स लूफी के ग्रुप को हर जगह ढूंढ चुके थे और वो फाइनली अपनी सर्च को खत्म करते हैं क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनके दोस्त जिंदा हैं और वो उनको एल्बाफ में ही मिल जाएंगे। इसलिए वो अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन एल्बाफ की तरफ बढ़ने का फैसला करते हैं, जिस पर जायंट्स भी खुशी खुशी एग्री करते हैं। थोड़ी देर बाद एक न्यूज़पेपर आता है जिसमें लिखा होता है कि डोरी और ब्रोगी की बाउंटी 100 मिलियन से बढ़ाकर 1.8 बिलियन बेरीज हो गई है, जो कि बहुत ही बड़ा इंक्रीमेंट था। लेकिन रॉबिन का कहना था कि इसमें 1 सेंचुरी का इन्फ्लेशन भी शामिल है। वहीं दूसरी खबर में लूफी पर वेगापंक के मर्डर का इल्जाम लगाया गया था। जायंट कैप्टन्स को भी एगहेड अटैक में फ्रेम कर दिया गया था। रॉबिन जब आर्टिकल देखती है तो वो नोटिस करती है कि लूफी की गियर 5 वाली फोटो में उसके हाथ पर एक बड़ा सा एक्स मार्क है। खैर, पूरी कन्वर्सेशन फिर हरजुद्दीन पर शिफ्ट हो जाती है। जायंट्स बताते हैं कि वो उन्हें पिक करने के लिए आना चाहता था, लेकिन एल्बाफ में एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। इविल जायंट प्रिंस लोकी ने अपनी क्रूसिफिकेशन पनिशमेंट से बचकर अपने फादर किंग हेरल्ड को मार दिया था और एक लेजेंडरी डेल फ्रूट
खा लिया था, जिस वजह से एल्बाफ के लगभग सारे जायंट्स को उसको रोकने के लिए जाना पड़ा। लोकी को अब अकर्स्ड प्रिंस और शेम ऑफ एल्बाफ के नाम से जाना जाता है और जायंट्स का मानना था कि अगर वो कभी आजाद हुआ तो दुनिया का अंत निश्चित है। थोड़े समय बाद रॉबिन ब्रुक को कहकर अपना हेयर स्टाइल प्री टाइम स्किप वाले हेयर स्टाइल में चेंज करा लेती है, ताकि जब वो सॉल से मिले तो उसके लिए उसे पहचानना आसान हो। एल्बाफ में लूफी का ग्रुप एक जायंट साइज कासल पर पहुंच जाता है जो एक माउंटेन के ऊपर था। वहां से आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक बड़ा सा जायंट साइज ब्रिज। जैसे ही स्ट्रॉ हैट्स उस ब्रिज को पार करने वाले होते हैं, उन्हें जल्दी से छुपना पड़ता है क्योंकि वो देखते हैं कि दो बड़े जायंट्स ब्रिज क्रॉस कर रहे थे, गर्ड और गोल्डबर्ग, जो न्यू जायंट वॉरियर पायरेट्स के मेंबर थे। वो दोनों जायंट्स रॉड के शर्मनाक बिहेवियर के बारे में बात कर रहे थे। गर्ड के पेट आउल पाइपर ने देखा था कि म्यूगिन 1000 सनी को रॉड के पास ले जा रहा था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो रॉड से बात करेंगे कि क्यों वो आउटसाइडर्स को एल्बाफ ला रहा है। जब जायंट्स आगे निकल जाते हैं तो स्ट्रॉ हैट्स खुद ब्रिज क्रॉस करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन आधे रास्ते में लूफी डिसाइड करता है कि वो नीचे फॉरेस्ट में जाएगा क्योंकि उसे एक आवाज सुनाई दे रही थी जो उसका ध्यान खींच रही थी और वो ब्रिज से नीचे कूद जाता है। बाकी क्रू ब्रिज पर आगे बढ़ते रहते हैं। आगे बढ़ते समय ऊसॉप को रियलाइज होता है कि एक अजीब सा जायंट उनका पीछा कर रहा है, जिसके ऊपर लाइटनिंग के बर्न मार्क्स थे, जो और कोई नहीं बल्कि रॉड था और उसका पीछा गर्ड और गोल्डबर्ग कर रहे थे। गोल्डबर्ग के हाथ में 1000 सनी थी। उन्हें देखकर जोरो लड़ने के मूड में आ जाता है, लेकिन बाकी डिसाइड करते हैं कि ब्रिज का एंड करीब है और वो सब ब्रिज पार करने के लिए दौड़ना शुरू कर देते हैं। नीचे फॉरेस्ट में लूफी एक ब्लाइंड फोल्डेड और चेन्ड अप जायंट के पास पहुंच जाता है, जो उसकी प्रेजेंस फील कर पूछता है तुम कौन हो, जिस पर लूफी अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो फ्यूचर पायरेट किंग है। जब लूफी उस जायंट से पूछता है कि तुम कौन हो और ये जगह कौन सी है, तो वो जायंट कहता है मेरा नाम लोकी है और मैं सन गॉड हूँ और ये जगह एल्बाफ है। तो लोकी से मिलने के बाद और ये जानने के बाद कि वो वाकई एल्बाफ में है, लूफी अपनी बकबक शुरू कर देता है, जैसे कि कैसे वो जानता था कि वो एल्बाफ में है, यहाँ आने का उनका कब से प्लान था, कैसे यहाँ सब कुछ बड़ा बड़ा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिससे तंग आकर लोकी उसे कहता है अपनी बकवास बंद कर, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है। मैं वो सन गॉड हूँ जिसे एल्बाफ के लेजेंड्स में बताया गया है, लेकिन मुझे 6 साल से ट्रेजर ट्री एडम के नीचे, जो कि एल्बाफ का सबसे निचला हिस्सा है, सी स्टोन की जंजीरों में बांध रखा है। लेकिन अगर तू मुझे छुड़ा देगा तो मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ कि जोन से पायरेट क्रू को तू कहेगा उसे मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन मुझे छुड़ाने के लिए एक की चाहिए होगी जो एल्बाफ में ही कहीं छुपी है। इसी बीच लोकी के बड़े बड़े पेट्स और कुछ ह्यूमंस जो एल्बाफ के जायंट्स की नजरों से बचकर वहां रह रहे थे, जंगल से निकल आते हैं और लोकी लूफी को धमकी देता है कि अगर लूफी कोऑपरेट नहीं करेगा तो सब उसको मार देंगे। लेकिन सब शॉक हो जाते हैं जब लूफी एक ही पल में उन बड़े जानवरों को टेम कर लेता है, जिसे देखकर कुछ ह्यूमंस लोकी से पूछते हैं सर जी ये बंदा कौन है और क्या है, क्या इसे लूटना सही होगा, क्योंकि पहले हमने रेड हेयर शैंक्स को लूटने की कोशिश की थी लेकिन साले ने हमें बेहोश कर दिया था। जब लूफी शैंक्स का नाम सुनता है तो वो तुरंत उनसे उसके बारे में पूछने लगता है, जिस पर लोकी कहता है कौन, वो 2 कोड़ी का डरपोक शैंक्स। ये सुनकर लूफी गुस्से में अपनी गियर फॉर फॉर्म में लोकी पर अटैक करता है, जिससे लोकी बाल बाल बचता है और अपनी बात को वापस ले लेता है ताकि लूफी ज्यादा गुस्सा ना हो। लेकिन लोकी कहता है जब मैं इन बेड़ियों से आजाद होऊंगा तो सबसे पहले तुझे मारूंगा। वहीं अंडरवर्ल्ड के एक और कोने में हरोजुद्दीन और स्टेंसन एक मूस का शिकार करते हैं, जिसे वो स्ट्रॉ हैट्स को खिलाने वाले थे। खैर लूफी लोकी से एक सीक्रेट प्रॉमिस करता है और रो ब्रिज पर वापस आता है, जहां उसकी मुलाकात गर्ड और गोल्डबर्ग से होती है, जो सनी को लेकर आ रहे थे। वो दोनों उसका स्वागत करते हैं और पूछते हैं कि वो अंडरवर्ल्ड में क्या कर रहा था, जिस पर लूफी
थोड़ा घबरा जाता है और जवाब नहीं देता, जिस पर जायंट सोचने लगते हैं कि उसने नीचे अंडरवर्ल्ड में कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस किया होगा और वो सवाल पूछना बंद कर देते हैं। वो लूफी को लेकर बाकी स्ट्रॉ हैट्स के पीछे चले जाते हैं। साथ ही रोड को, जो नामी और चॉपर के पीछे पड़ा था, उसे पनिश करते हैं, जिसके बाद स्ट्रॉ हैट्स जायंट्स के एक गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। इसी वक्त जायंट वॉरियर पायरेट्स भी एल्बाफ पहुंच गए थे और एक रेनबो के जरिए सीधा सन वर्ल्ड तक सेल करते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात हरजुद्दीन और स्टैनसन से होती है, जो लूफी के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो लोग कहते हैं कि वो आता ही होगा। रास्ते में ब्रोगी स्ट्रॉ हैट्स को बताता है कि एल्बाफ 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। अंडरवर्ल्ड, जो कि आइलैंड का बेस है, द डीपेस्ट लेवल ऑफ एल्बाफ। सनवर्ल्ड, ये हिस्सा ट्रेजर ट्री एडम की लोअर ब्रांचेस पर लोकेटेड है, जहाँ सारे जायंट्स रहते हैं। और एस्ट्रल वर्ल्ड, ये एडम ट्री की कैनोपी का ऊपरी हिस्सा है। विलेज पहुँचते ही हर एक ह्यूमन उस जगह की खूबसूरती और साइज को देखकर हैरान हो जाता है और वहाँ की खूबसूरती को निहारने लगता है। लेकिन हमें मांगा पेजेस में एक वार्निंग दिखाई जाती है, जिसमें लिखा होता है, पेड़ पौधे, फूल और कीड़े सब है यहाँ अपार। पंछी और पक्षी भी लगते हैं मानो दानव आकार। यात्री, यहाँ बिताए समय का मत करना गुमान, पर मेरी है एक चेतावनी जिसका रखना है तुमने ध्यान। मत करना इस जगह पर अति से ज्यादा विराम। खैर, हमें 22 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब ओहारा इंसिडेंट के बाद स्पैंडिन की झूठी कहानियों और वर्ल्ड गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडा ने रॉबिन की जिंदगी नरक बना दी थी। उसने तो अपने आप को खत्म करने का भी सोच लिया था, लेकिन उसकी माँ और सोल के लास्ट वर्ड्स ने उसे रोक लिया था। सोल ने कहा था, रॉबिन, मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त अकेली हो, लेकिन एक दिन तुम कुछ सच्चे दोस्तों से मिलोगी, और अगर तुम कभी भी दुखी हो तो जैसे मैंने तुम्हें सिखाया था वैसे हंसते रहना, देर से ही, और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोल की इस बात ने रॉबिन को हिम्मत दी और उसे जिंदा रखा। प्रेजेंट में जायंट्स के साथ आए स्ट्रॉ हैट्स एल्बाफ की ब्यूटी को देखकर मेस्मराइज हो जाते हैं। वहीं गर्ड और गोल्डबर्ग लूफी वाली टीम को बाकी स्ट्रॉ हैट्स के पास ले जाते हैं और फाइनली स्ट्रॉ हैट क्रू रीयूनाइट होता है। लिलिथ बताती है कि इस आइलैंड का क्लाइमेट क्लाउड्स, रेनबोज और बबल्स के लिए परफेक्ट है। वहीं रॉड को उसकी हरकतों के लिए पीट कर क्रूसिफाई कर दिया जाता है। हरजुद्दीन लूफी को अपने क्रू से मिलवाता है और वो डिस्कस करते हैं कि कैसे लूफी के बिग मॉम को हराने की खबर उन तक पहुंच गई थी, और हमें पता चलता है कि गर्ड बिग मॉम की दोस्त थी। खैर, हरजुद्दीन स्ट्रॉ हैट्स को एक ग्रैंड फीस्ट पर बुलाता है, लेकिन रॉबिन कहती है कि वो पहले सॉल से मिलना चाहती है, तो पूरा क्रू उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और गर्ड उन्हें अपने सवार पर वॉरियर स्प्रिंग ले जाती है, जो आउल लाइब्रेरी के पास था, जहाँ सॉल हिस्ट्री पढ़ाता है। वहाँ पहुंचकर उन्हें एक जायंट से पता चलता है कि सॉल गिरकर बेहोश हो गया है, लेकिन रॉबिन हंसते हुए उसके पास जाती है। जैसे ही वो उसके सामने आती है, सॉल उन दोनों की पहली मुलाकात के मोमेंट को दोहराता है और उसको डराने की कोशिश करता है, लेकिन रॉबिन को इस बात का अंदाजा पहले से ही था। वो दोनों निको ओलिविया, वेगापंक के ब्रॉडकास्ट और ओहारा इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। जब रॉबिन उससे पूछती है कि तुम वहाँ से कैसे भागे, तो सॉल बताता है कि बस्टर कॉल की आग ने कुजान की आइस को पिघला दिया था और सॉल समुद्र में गिर गया था, जिस वजह से वो जिंदा बच गया। जब सॉल रॉबिन के खिलाफ चलाई गई झूठी अफवाहों पर गुस्सा दिखाता है, तो रॉबिन उससे कहती है कि वो और बुरी चीजें नहीं सुनना चाहती, वो बस ये चाहती है कि सॉल उसे जिंदा रहने के लिए शाबाशी दे, जिसे सुनकर सॉल उसे गले लगा लेता है। ये मूवमेंट रॉबिन को उसके पुराने दर्द भरे दिन याद दिला देता है और वो रोने लगती है। वो कहती है कि उसने सॉल को बहुत मिस किया। सॉल भी रोकर बोलता है कि उसने भी उसे बहुत मिस किया। ये देखकर स्ट्रॉ हैट्स भी रोने लगते हैं और लूफी खुशी से मुस्कुराता है। लूफी सॉल का शुक्रिया अदा करता है कि उसने रॉबिन के लिए इतना कुछ किया, और सॉल को समझ आ जाता है कि स्ट्रॉ हैट्स ही वही दोस्त हैं जिनकी उसने रॉबिन के लिए दुआ की थी। सॉल उनका भी शुक्रिया अदा करता है रॉबिन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो इम्प्रेस था कि लूफी वन ऑफ द 4 एम्परर है। तभी लिलिथ सॉल को अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो वेगापंक है, और ये भी बताती है कि वो एगहेड से असली वेगापंक का क्लोन अपने साथ लाई है, जिसे सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। लिलिथ डिसाइड करती है कि वो एल्बाफ में ही एक नई लैब बनाएगी ताकि वेगापंक के क्लोन को जिंदा कर सके और कुमा को
ठीक कर सके। खैर, जो जाइंट लूफी के ग्रुप को बता रही थी कि सोल बेहोश हो गया है, अपना नाम एनजी बताती है, जो कि आउल लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन होती है। एनजी स्ट्रॉ हैट्स को सोल द्वारा 20 साल पहले बनाए गए वॉलर स्कूल को घुमाने का ऑफर करती है। वहीं सोल रॉबिन, चॉपर, बोनी और लिलिथ को आउल लाइब्रेरी ले जाता है। जब स्ट्रॉ हैट्स स्कूल में घूमने जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ के बच्चे खौफनाक फाइटर्स की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। तो उसॉप उनसे पूछता है, अरे तुम लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या तुमने एक दिन समुद्र में नहीं जाना है जहाँ तुम ताकतवर लोगों से फाइट करोगे? जिस पर बायोलॉजी टीचर रिप्ली उन्हें समझाती है कि एल्बाफ का वॉरियर किंगडम वाला नाम सिर्फ 100 साल पुराना है। किंग हेरल्ड चाहता था कि एल्बाफ लूट मार के बजाय दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करे। एनजी बताती है कि हेरल्ड का सपना था एल्बाफ को रिफॉर्म करना, लेकिन इससे पहले कि हेरल्ड अपना सपना पूरा कर पाता, लोकी ने उसे मार दिया और अब ये देश बिना किसी रूलर के है। इसी बीच सोल, रॉबिन और दूसरे लोगों को आउल लाइब्रेरी दिखाता है। यहाँ हर किताब को बड़ा किया जा सकता था और ये वही किताबें थी जो ओहारा के तबाह होने के बाद जायंट्स ने कलेक्ट की थी। ये देखकर रॉबिन खुशी से रोने लगती है। सोल बताता है कि बुक्स के साइज को बढ़ाने की पावर चीफ लाइब्रेरियन बिब्लो के पास है, जो इकोनॉमी की वजह से इन एनिमेट ऑब्जेक्ट को बड़ा कर सकता है। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड में लोकी एक रहस्यमय इंसान मूसा के साथ डंडन मुशी पर बात कर रहा था। दोनों एक ट्रेजिक इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं जो मूसा से जुड़ा था। लोकी कहता है कि अगर वो वहाँ मूसा की जगह होता तो सबको मार देता। दोनों के बीच थोड़ा झगड़ा भी होता है। मूसा कहता है कि लोकी चाहे जितना बुरा बोल ले, लेकिन वो दिल का अच्छा है। जिस पर लोकी गुस्से में चिल्लाकर कहता है, रुक जा, मुझे एक बार बस यहाँ से निकलने दे, मैं सबको निपटा दूंगा। तभी सन वर्ल्ड के वेस्टर्न विलेज में जायंट्स पार्टी कर रहे थे और इसी दौरान 2 हुडेड फिगर्स मैजिक सर्कल्स के जरिए बड़े कासल के अंदर एंटर करते हैं। वॉलर स्कूल में लूफी एक जायंट स्विंग पर उसॉप और कुछ जायंट बच्चों के साथ खेल रहा होता है, लेकिन लूफी की मस्ती तो देखो, वो स्विंग को तेज तेज झुला रहा था और बच्चों को डरा रहा था, जिस पर नामी उसे बहुत मारती है। तभी अचानक कोलन वहाँ आता है और लूफी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी तुरंत उसकी तलवार को तोड़ देता है और गोमू गोमू नो एलिफेंट गन से उस पर हमला करता है, जिससे कोलन बाल बाल बचता है। कोलन लूफी की ताकत को देखकर हैरान हो जाता है। वहीं बाकी स्कूल के बच्चे उन दोनों पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि उन्हें वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। रिप्ली कोलन को डांटती है और हमें पता चलता है कि कोलन रिप्ली और एक इंसान का बेटा है। उसका पिता एक ताकतवर पायरेट है, लेकिन वो रिप्ली से शादी नहीं कर सका क्योंकि जायंट्स इंसानों के मुकाबले बहुत सालों तक जिंदा रह सकते हैं। खैर, स्कूल से जाने के बाद बाकी स्ट्रॉ हैट्स आउल लाइब्रेरी का दौरा करते हैं, जहां गर्ड उन्हें नए आउटफिट्स देती है। जिसके बाद स्ट्रॉ हैट्स विलेज की पार्टी में जाने का फैसला करते हैं। वहीं लिलिथ और बोनी आउल लाइब्रेरी में रुकने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ औरत कासल के अंदर उन 2 हुडेड फिगर्स को जायंट गार्ड्स रोकते हैं और कहते हैं, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हें कासल में ऐसे नहीं घूमने दे सकते। जिस पर वो हुडेड फिगर्स उन गार्ड्स से लोकी की लोकेशन के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो गार्ड्स कहते हैं, लोकी, उससे तुम्हें क्या काम है? तुम्हें पता है ना, उसने हमारे राजा को मारा है, इसलिए हमने उसे कैद कर रखा हुआ है और हम उसकी लोकेशन तुम्हें नहीं बता सकते। ये जवाब सुनकर उनमें से एक हुडेड फिगर तुरंत उन गार्ड्स पर बैरेज ऑफ प्रोजेक्टाइल्स छोड़ देता है और एक गार्ड को घायल कर गिरा देता है, जिसके बाद वो डिमांड करता है, बताओ लोकी कहाँ है? दूसरी तरफ वेस्टर्न विलेज में स्ट्रॉ हैट्स जायंट्स के साथ एक बड़ी पार्टी में शामिल होते हैं। ये सेलिब्रेशन उनकी मदद के लिए था जो उन्होंने पहले की थी, साथ ही काइडो और बिग मॉम को हराने के लिए भी। पार्टी के बीच सबसे पुराना जायंट जारुल भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर लूफी हैरान था कि ये बंदा जिंदा कैसे है, क्योंकि उसके हेलमेट के अंदर से एक तलवार आर पार हो रखी थी। इसी वक्त रॉड वहाँ आ जाता है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। वो बताता है कि उसका सपना सन गॉड बनकर पूरी दुनिया पर राज करना है। ये बात सुनकर जायंट्स के बीच बहस शुरू हो जाती है। कुछ कहते हैं कि सन गॉड का असली मकसद राज करना नहीं बल्कि लोगों को लिबरेट करना है। स्ट्रॉ हैट्स
सन गॉड को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कौन है, जिस पर जारुल उन्हें बताता है एल्बाफ की एक पुरानी रिलीजियस किताब है हार्ले। उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन हैं क्योंकि कोई भी उसे सही से ट्रांसलेट नहीं कर पाया है। जो बात सबको पता है वो ये है कि दुनिया 2 बार पहले बर्बाद हो चुकी है और निक्का इन दोनों इंसिडेंट से क्लोजली जुड़ा था, पर उसका असली रोल अभी तक एक राज है। जारुल का कहना था कि हेरल्ड और लोकी के आइडियोलॉजीज भी इस बात पर बेस्ड थी कि उन्होंने सन गॉड को कैसे समझा। जायंट्स बताते हैं कि लोकी के पैदा होने से लेकर आज तक एल्बाफ को सिर्फ डिस्ट्रक्शन और मिसफॉर्च्यून का सामना करना पड़ा है। लोकी के जन्म लेने से पहले ही एक प्रोफेसी की गई थी जिसमें बताया गया था कि किंग हेरल्ड की मौत उसके बेटे के हाथ होगी। लोकी के जन्म के बाद हॉर्स ऑफ फॉर्च्यून अचानक मर गया। लिन ने वॉर हीरो जोरुल को मार दिया और 1 साल बाद क्वीन भी मर गई। जब जारुल और कुछ जायंट्स ने लोकी को रोकने की कोशिश की तो जारुल के सर में तलवार घुस गई। लोकी का आतंक सिर्फ 6 साल पहले ही खत्म हुआ जब शैंक्स ने उसे फाइनली हराया था। ये सब सुनकर लूफी डिसाइड करता है कि वो लोकी को आजाद करेगा और वो सीक्रेट प्रॉमिस जो लूफी और लोकी ने किया था उसमें उन दोनों ने एक डील करी थी कि लोकी उसे शैंक्स की लोकेशन बताएगा, बदले में लूफी उसे आजाद करेगा। जिसके बाद लूफी, जोरो, नामी और रॉड ऑरस कासल की तरफ निकल पड़ते हैं जहां उन्हें लोकी के चेन्स की मिल सकती थी। लूफी की टीम ऑरस कासल में एंटर होती है और तुरंत नोटिस करती है कि बाहर का एरिया रिसेंटली डैमेज हुआ है। कासल के अंदर जाते हुए रॉड बताता है कि लोकी ने अपने पिता और 100 वॉरियर्स को एक खूनी बैटल में मार दिया था, सिर्फ जारुल ही बचा था। फिर उन्हें हेरल्ड का पोर्ट्रेट मिलता है। रॉड कहता है कि हेरल्ड को एल्बाफ का ग्रेटेस्ट किंग माना जाता था। हेरल्ड ने अपने हॉर्न्स तोड़ दिए थे क्योंकि वो हॉर्न्स एंशिएंट जायंट के वंशज होने का प्रतीक थे जो पुरानी वॉर्स से आए थे। रॉड ये भी रिवील करता है कि हरजुद्दीन लोकी का हाफ ब्रदर है जो रॉयल फैमिली से दूर बड़ा हुआ क्योंकि उसकी माँ एल्बाफ की नहीं थी। रॉड कहता है कि उसे हरजुद्दीन के लिए बुरा लगता है और वो उसके सपने को साकार करने में मदद करना चाहता है। सभी जायंट्स को एक करने का सपना। अंडरवर्ल्ड में उन 2 हुडेड फिगर में से एक हुडेड फिगर जिसका नाम गुनको रिवील होता है लोकी को टॉर्चर कर मजबूर करने की कोशिश करती है कि वो गॉड नाइट्स ज्वाइन कर ले, लेकिन वो फेल हो जाती है। गुनको का एसोसिएट फिगरलैंड शैमरॉक उसे रोकता है और कहता है कि मैं युआ से हेल्प मांगनी होगी। शैमरॉक जो गॉड नाइट्स का कमांडर है और फिगरलैंड गार्लिंग का बेटा है, डिक्लेयर करता है कि एल्बाफ के पावरफुल वॉरियर्स को वर्ल्ड गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब वो दोनों वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, लोकी शैमरॉक से पूछता है कि वो बिल्कुल शैंग जैसा क्यों दिखता है, जिस पर शैमरॉक बताता है कि शैंक्स उसका यंग ट्विन ब्रदर है जो कभी मैजुआ वापस आया था, लेकिन अपने बर्थराइट को छोड़कर वो लोअर वर्ल्ड में सेटल हो गया। लोकी उसे धमकी देता है कि जिस तरह तूने मेरे दोस्तों को मारा है, जिस दिन मैं यहाँ से आजाद हुआ मैं तुझे मारूंगा। जिस पर शैमरॉक तुरंत अपनी स्वॉर्ड से सेरिबस समन कर लोकी पर अटैक कर देता है। सेरिबस के स्वॉर्ड्स लोकी को ब्रूटल तरीके से मारते हैं और गुनको के पावर से बनाए गए बर्ड लाइक कंस्ट्रक्ट पर वो दोनों वापस चले जाते हैं। शैमरॉक अपना अगला प्लान बताता है कि उन्हें एल्बाफ के बच्चों को कैप्चर करना होगा और वो गुनको को रीइंफोर्समेंट बुलाने को कहता है। ऑरस कासल के अंदर लूफी और टीम उन 2 जायंट गार्ड्स से मिलती है जो शैमरॉक और गुनको के विक्टिम थे। गार्ड्स कहते हैं कि उनमें से एक शैंक्स हो सकता है, लेकिन लूफी बिलीव नहीं करता। गार्ड्स सजेस्ट करते हैं कि हो सकता है कि कोई शैंक्स जैसा दिखता हो, जिस पर लूफी कहता है कि उसके एक्सपीरियंस में शैंक्स ने कभी अपनी फैमिली का जिक्र नहीं किया। तभी कासल के बाहर कोई इंसान आता हुआ दिखता है। इसी बीच रिप्ली फ्रैंकी को एल्बाफ के ट्रेजर ट्री एडम का टूर कराती है। वहाँ उन्हें एक एंशिएंट म्यूरल मिलता है जो वॉइड सेंचुरी में कार्व हुआ था। इस म्यूरल में डिफरेंट रेसेस के वॉर्स को डिपिक्ट किया गया था। आउट लाइब्रेरी में सॉल, रॉबिन और चॉपर को हार्ले दिखाता है, एक एंशिएंट टेक्स्ट जो एल्बाफ के मिथ्स और लेजेंड्स को एक्सप्लेन करता है।
क्योंकि किताब बहुत पुरानी थी, इसके कई इंटरप्रिटेशन थे कि सन गॉड कौन है। बुक में 3 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर एक अलग वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन देता है। अब ये जो 3 वर्ल्ड्स हैं ये बहुत अलग हैं और मैं इनको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो एक अलग वीडियो बन जाएगी, तो वही करते हैं ना, एक अलग वीडियो में इन 3 वर्ल्ड्स को डिस्क्राइब करूंगा। खैर, कासल में आगे बढ़ते हुए लूफी का ग्रुप फाइनली थ्रोन रूम में पहुंचता है। वहां उन्हें एक मैजिक सर्कल दिखाई देता है, पर वो कंफ्यूज थे कि ये सर्कल आया कहां से। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और एक बड़ी सी एक्स उन पर स्विंग करते हुए आती है। ये एक्स थ्रोन पर बैठे हुए एक इंसान ने फेंकी होती है, जो और कोई नहीं बल्कि यासेन होता है, एल्बाफ का ह्यूमन रेसिडेंट और एक एक्स पायरेट। यासेन बताता है कि वो कासल में इसलिए आया था क्योंकि उसने यहाँ एक स्ट्रॉन्ग हाकी की प्रेजेंस फील की थी। एक बात और, यासेन ही कोलन का पिता और रिप्ली का पार्टनर है। यासेन ने लूफी के बारे में भी कई बातें सुनी थी कि उसने वानो में काइडो को हराया है। जब लूफी लोकी को फ्री करने की बात गलती से बोल देता है तो यासेन उसे वार्निंग देता है कि ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि लोकी को सिर्फ सैंक्स ही हरा पाया है। लेकिन लूफी और उसका ग्रुप उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और लूफी कहता है कि अगर लोकी काबू से बाहर हुआ तो वो उसे संभाल लेगा। ये देखकर यासेन मुस्कुराता है। उसे याद आता है कि एक बार उसने गोल्डी रॉजर को भी वार्न किया था और रॉजर ने भी उसकी वार्निंग को इग्नोर कर दिया था। जिसके बाद यासेन रॉड को थ्रोन को पुश करने को कहता है। जैसे ही वो थ्रोन को पुश करता है, नीचे एक एम्प्टी ट्रेजर रूम रिवील होता है जहाँ पर लोकी के चेन्स की असली की होती है। यासेन लूफी को चैलेंज देता है और कहता है, आज तक किसी ने लोकी को आजाद करने की कोशिश नहीं की। अगर तुम्हें ये की चाहिए तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। दूसरी तरफ वेस्टर्न विलेज में ओइमो स्ट्रॉ हैट्स को एक कहानी सुनाता है। रॉजर पायरेट्स में एक ऐसा शक्तिशाली पायरेट था जिसकी पावर रॉजर और रेलाई दोनों के बराबर मानी जाती थी। एक बार माउंटेन्स की ट्रिप पर जब रॉजर को हॉस्पिटल ले जा रहे थे, उस पायरेट ने सिर्फ 2 एक्सिस से 100 से ज्यादा पायरेट्स को हरा दिया और हर एक पेड़ को काट दिया। उस फीट के बाद उसको एक टाइटल मिला, माउंटेन ईटर। यही पायरेट एल्बाफ में 20 साल से यासेन के नाम से रह रहा है और उसकी आइडेंटिटी है द लेफ्ट हैंड ऑफ पायरेट किंग कॉपर गबान। खैर, लूफी गबान से की छीनने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उससे लड़ना नहीं चाहता, उसे सिर्फ की चाहिए। लेकिन गबान उसके हर अटैक को इजीली डॉज करता है और अपनी एक्सेस से एक पावरफुल विंड अटैक क्रिएट करता है जो लूफी को मार सकता था। लेकिन जोरो वक्त पर आकर उसे बचा लेता है। अब लूफी और जोरो दोनों गबान के सामने खड़े थे। जब वो दोनों एक साथ स्ट्राइक करने ही वाले थे, गबान अचानक इस फाइट को रोक देता है। वो की लूफी को दे देता है और एक्सेप्ट करता है कि वो दोनों बहुत पावरफुल हैं। जाने से पहले गबान उनसे कहता है, अगर एल्बाफ तुम्हारे जाते वक्त सेफ रहा तो मुझसे मिलने आना। स्ट्रॉ हैट क्रू गबान के एक्शन से अभी भी अनॉयड थे, लेकिन गबान मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसके दिमाग में शैंक्स की एक बात घूम रही थी, लूफी पर भरोसा रखना। शैमरॉक और गुन को वॉल्डर स्कूल के पास पहुंच जाते हैं और गुन को अपनी पावर यूज कर एक मैजिक सर्कल बनाती है ताकि वो गॉड नाइट्स के एक और मेंबर को समन कर सके। लेकिन उस समनिंग सर्कल से 2 मेंबर्स निकलते हैं, सेंट सोमर्स शेफर्ड फैमिली से और सेंट किलिंगम रिमोशिफू फैमिली से। ये देखकर शैमरॉक पूछता है, मुझे तो सिर्फ एक ही आदमी चाहिए था, ये 2 क्यों आ गए? जिस पर किलिंगम कहता है, कैप्टन, लेवली के कांड के बाद ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि आपको वापस होली लैंड जाना होगा। जिसके बाद शैमरॉक उन्हें उनका असाइनमेंट बताता है, तुम लोगों को बच्चों को किडनैप कर मेर्जुआ ले जाना होगा। अगर तुम चाहो तो तुम अपनी पावर से इसे एक गेम भी बना सकते हो। इसी बीच रिप्ली और फ्रैंकी ट्रेजर ट्री एडम के पास थे। रिप्ली बताती है कि एल्बाफ के सभी लोगों के घर इस पेड़ के ब्रांचेस पर बने हैं। फ्रैंकी को एक कटी हुई ब्रांच दिखती है जिसके बारे में वो रिप्ली से पूछता है, जिस पर रिप्ली कहती है, यहाँ पहले होगन विलेज हुआ करता था। एक बार इस ब्रांच पर बिजली गिर गई जिससे आग लग गई और आग को फैलने से रोकने का बस एक ही तरीका था, ब्रांच को काट देना। एल्बाफ की
बस दो ही बड़ी कमजोरी हैं, आग और बिजली। स्ट्रॉ हैट्स और रॉड औरत कासल से निकल पड़ते हैं। साथ ही उन दो गार्ड्स को भी अपने साथ लाते हैं। नामी वेस्टर्न विलेज वापस जाती है जहां जायंट्स और बाकी स्ट्रॉ हैट्स पार्टी कर रहे थे। वहीं लूफी और जोरो अंडरग्राउंड के लिए निकल पड़ते हैं। सांजी देखता है कि गर्ड मिसिंग है तो वो उसे ढूंढने चला जाता है। पार्टी से थोड़ी दूर गर्ड उन गार्ड्स का इलाज कर रही होती है और सोच रही होती है कि क्या इसके पीछे रॉड का हाथ तो नहीं। रॉड कासल में हुई पूरी कन्वर्सेशन को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन गर्ड अपनी एक्स से उसे जोर से मारती है और उसे मजबूर कर देती है कि वो उसे सच सच बताए कि कासल में क्या हुआ। अंडरवर्ल्ड के अंदर लूफी और जोरो देखते हैं कि लोकी घायल पड़ा है और उसके आसपास के सारे जानवरों पर किसी ने अटैक किया था। जोरो थोड़ा हेजिटेंट था उसे आजाद करने में, क्योंकि जायंट्स कहते थे कि लोकी एक बहुत ही खतरनाक और मॉन्स्टरस इंसान है, लेकिन लूफी उसे मना लेता है और वो लोग उसके एक पैर को छोड़कर सारी सी स्टोन्स की चेन्स को खोल देते हैं। तभी वो आसमान में देखते हैं कि न्यू जॉइंट वॉरियर पायरेट्स और सांजी अपने सवार के साथ गिर रहे थे। रॉड ने उन्हें बता दिया था कि लूफी और जोरो क्या करने जा रहे हैं। लूफी सबको गिरने से बचा लेता है, लेकिन ऊपर से गिरने का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि सब लोग जख्मी हो जाते हैं। जब वो होश में आते हैं तो रोजुद्दीन लूफी को रोकता है और बोलता है कि लोकी को आजाद मत करो, वो वायलेंट और कनिंग है, वो अपने फायदे के लिए कोई भी झूठ बोल सकता है। लेकिन जोरो कहता है उसके लिए थोड़ी देर हो चुकी है और वो सब देखते हैं कि लोकी होश में आ चुका है और वो धीरे धीरे उठकर अपने बड़े से हैमर को उठा लेता है। दूसरी तरफ वॉल्डर स्कूल में सभी बच्चों पर एक बड़ा सा स्नेक मॉन्स्टर योरमुंगंदर अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि योरमुंगंदर बच्चों को चोट पहुंचा पाता, सॉल और प्रिंसिपल कीबा जो पहले जायंट वॉरियर पायरेट्स का मेंबर था, वहां आकर योरमुंगंदर को हरा देते हैं। जब वो स्कूल के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि जिम टीचर वुल्फ खून से लथपथ होता है और बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होता है। वुल्फ बताता है कि बच्चे नींद में चल रहे हैं और उन्हें जगाया नहीं जा सकता। वो सॉल को वार्निंग देता है कि बच्चों को हाथ मत लगाना। धीरे धीरे कर कर और भी ज्यादा बच्चे सोने लगते हैं। साथ ही सॉल और कीबा देखते हैं कि बाहर और भी ज्यादा जायगेंटिक मॉन्स्टर्स दिखने लगे हैं। इसी बीच अंडरवर्ल्ड में लोकी सबको धमकी देता है, अगर तुम लोगों ने मेरे पैर की आखिरी चेन नहीं खोली तो मैं एल्बाफ पर तबाही ले आऊंगा। जब सब लोग इस चीज के लिए मना कर देते हैं तो लोकी अपना हैमर उठाता है और उसे ट्रेजर ट्री एडम पर दे मारता है, जिससे आसमान में बिजली कड़क उठती है और सनवर्ल्ड के ऊपर आग फैलने लगती है। वॉल्डर स्कूल में एनजी सॉल और कीबा को बताती है कि उसे एग्जैक्टली पता है कि वॉल्डर स्कूल के पास इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स कैसे आ रहे हैं। क्लास के एक सेशन में उसने स्टूडेंट्स को बोला था कि वो अपने सबसे बड़े डर की ड्राइंग बनाएं और बच्चों ने जिस जिस चीज से उन्हें डर लगता है उनकी तस्वीरें बना दी। एज इट टर्न्ड आउट, बच्चों के इमेजिनेशन से पैदा हुए क्रिएचर्स अब असल जिंदगी में तबाही मचा रहे हैं। ये काम गॉड नाइट्स का होता है। सॉमर्स गुनको से पूछता है, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? जिस पर गुनको सीधा जवाब देती है, सन गॉड निक का। इसी बीच वॉल्डर स्कूल के स्टूडेंट्स नींद में चलकर स्कूल से बाहर निकल रहे थे। सॉल, रॉबिन और चॉपर उनके पीछे जाते हैं, पर वुल्फ उन्हें वार्निंग देता है कि बच्चों को हाथ मत लगाना। सॉल को ये चीज समझ नहीं आती और जैसे ही वो एक बच्ची यल्वा को हिलाने की कोशिश करता है, एक अदृश्य कांटों की बेल उसके हाथ को चीर देती है। दूसरी तरफ एनजी वेस्टर्न विलेज के जायंट्स को मैसेज भेजती है कि बच्चे ब्रांच रूट 8 की तरफ जा रहे हैं, जहां एक वाइल्ड फायर शुरू हो गई है। ये मैसेज सुनकर फायर फाइटर्स अपने सवार पर वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक स्केलेटन मॉन्स्टर उन्हें उड़ा देता है। वहीं गॉड नाइट्स अपनी पावर का राज खोलते हैं। सॉमर रिवील करता है कि उसने ईबा ईबा नोमी डेविल फ्रूट खाया है, जिससे वो थॉर्न्स जनरेट कर सकता है। वही थॉर्न्स जिससे सॉल घायल हुआ है, और ये थॉर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को कितना प्यार करता है। मतलब सॉल को सिर्फ हाथ पर चोट आई है क्योंकि वो उस बच्चे की केयर करता है, लेकिन अगर उसके पेरेंट्स उसे टच करेंगे
तो वो थॉर्न्स उनका काम तमाम कर देंगे। वहीं किलिंगम के पास रियू नोमी मॉडल किरिन की ताकत है, जिससे वो बच्चों को सुलाकर उनके नाइटमेयर्स को जिंदा कर सकता है। गुन को उन दोनों को वार्निंग देती है कि अगर तुम्हें इन बच्चों को कैप्चर करना है तो पहले तुम्हें स्ट्रॉ हैट पायरेट्स से लड़ना होगा, जो इस वक्त एल्बाफ पर हैं। अंडरवर्ल्ड में लोकी मॉन्स्टर ट्रायो और न्यू जायंट वॉरियर पायरेट्स को धमकाता है, अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो मैं सनवर्ल्ड के लोगों को मार दूंगा। लोकी को रोकने के लिए लूफी उसे एक जोरदार पंच मारता है, उसके जख्मों को और चोट पहुंचाए बिना, और क्योंकि लोकी पहले से ही घायल था वो एक पंच में ही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद लूफी जायंट से रिक्वेस्ट करता है कि वो लोकी को हील करे, जिस पर गर्ड हाँ कर देती है। लूफी नोटिस करता है कि लोकी के हॉर्न्स असली हैं, बिल्कुल उसके पिता जैसे, जो पुराने एंशिएंट जायंट होने की निशानी होते हैं। उन हॉर्न्स को देखकर हरुजुद्दीन को अपना बचपन याद आ जाता है, जब लोकी ने उसे और उसकी माँ को इंसल्ट किया था। गुस्से में आकर हरुजुद्दीन कहता है, मैं लोकी को माफ नहीं कर सकता, इसने मेरी माँ की बेइज्जती की थी और मेरे पिता को मार दिया था, मैं इसको खत्म कर दूंगा। जिस पर लोकी कहता है, ये रोना धोना बंद कर, तुझे मुझे मारना है तो मार, तू भी बाकी की तरह यही मानता है ना कि मैंने हमारे पिता को बस बिना वजह मारा। इसी बीच फ्रैंकी और रिप्ली अपना टूर कंटिन्यू कर रहे थे, जब उन्हें एक पुरानी फैसिलिटी मिलती है जिसे पहले ही लिलिथ और बोनी ढूंढ चुके थे। लिलिथ एस्टिमेट लगाती है कि ये जगह 3000 साल पुरानी है और कहती है कि वो इसे अपना नया बेस बनाएगी। फ्रैंकी उस बेस का टूर करना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता उन पर एक क्लाउड मॉन्स्टर हमला कर देता है। वेस्टर्न विलेज में कासल के दोनों गार्ड्स सबको इन्फॉर्म कर देते हैं, 2 ह्यूमन इंट्रूडर्स एल्बाफ आए हैं, जिनमें से एक की शक्ल हूबहू शैंग जैसी दिखती है। विलेज के लोगों को शक हो जाता है कि बच्चों के किडनैपिंग के पीछे इनका हाथ हो सकता है। स्ट्रॉ हैट्स तुरंत डिसाइड करते हैं कि वो बच्चों को बचाने जाएंगे, तो वो लोग कॉलन के सवार पर चढ़ जाते हैं, जो खुद उन बच्चों की मदद करने के लिए वहां जा रहा था। इसी बीच सॉल उन बच्चों को बचाने का एक बार फिर से ट्राई करता है। वो शील्ड से उन बच्चों को रोकने की कोशिश करता है, उससे वो रुक तो जाते हैं, लेकिन वो थॉर्न्स उन बच्चों को चुभने लगते हैं। बहुत स्ट्रगल के बाद वो फाइनली बजॉन को सेफली निकाल लेता है, लेकिन सॉल को उसको छोड़ना पड़ता है क्योंकि एक और मॉन्स्टर उन पर हमला करने आ जाता है। वेस्टर्न विलेज के जायंट्स भी मिलकर मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, पर वो उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी जायंट वॉरियर पायरेट्स स्कॉपर गबान के साथ वहां आ जाते हैं और मिलकर उन मॉन्स्टर्स को मार गिराते हैं। इसी बीच अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा सा ग्रोगोसॉरस जायंट्स पर हमला कर रहा था, लेकिन गोल्डबर्ग अपनी शील्ड नैश से उसके बाइट को ब्लॉक करता है, जिससे जोरो और सांजी को उसे खत्म करने का मौका मिल जाता है। जब वो सब वापस लोकी के पास आते हैं तो गोल्डबर्ग बताता है कि उसकी शील्ड नैश एक दिन जिंदा हो गई थी, एक होमी के रूप में, जब उसके पिता बिग मॉम को मारने गए थे। लोकी अपने इलाज के दौरान रिवील करता है कि उसको घायल करने के पीछे गॉड नाइट्स का हाथ है। जब सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे, लोकी लूफी से बात करता है। लूफी कहता है कि मैं शैंग से मिलना चाहता हूँ। लोकी बताता है कि वो खुद एक पायरेट को एडमायर करता था, रॉक डी ज़ेबेक, लेकिन तब वो इतना छोटा था कि वो उसके क्रू को ज्वाइन नहीं कर पाया। ऊपर सरफेस पर जायंट वॉरियर पायरेट्स और गबान ने सब मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया था, लेकिन फायर फाइटर्स आग बुझाने में अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे और बच्चे सीधा उस जगह की तरफ जा रहे थे जहां आग लगी हुई थी। जब सब कुछ होपलेस लग रहा था, जिनबे अपना कमाल दिखाता है और अपनी टेक्निक का यूज कर सी क्लाउड से पूरी आग बुझा देता है और बच्चों की जान बचा लेता है। पर बच्चे अभी भी नींद में चल रहे थे। जब कोलन और स्ट्रॉ हैट बच्चों को आग से बचाने के लिए सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी अचानक उनके सामने गुनको आ जाती है। उसका वहां आने का एक ही मकसद था, कोलन को पकड़ना। वो खुद कन्फेस करती है कि बच्चों की किडनैपिंग के पीछे उन लोगों का हाथ है। उसका प्लान है सब बच्चों को लेकर मैरिजुआ जाना और वो अपने आप को गॉड कहकर इंट्रोड्यूस करती है। ये सुनकर ब्रुक तुरंत समझ जाता है कि ये लड़की वर्ल्ड नोबल से भी ऊपर रैंक करती है। इसका मतलब ये है कि ये गॉड नाइट्स की
मेंबर है। स्ट्रॉ हैट्स बिना देरी किए गुनको पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका कोई भी अटैक गुनको पर काम नहीं करता। एक पल के लिए ऊसॉप का एक शॉट गुनको की बॉडी को उड़ा देता है, लेकिन 5 एल्डर्स की तरह ही उसकी बॉडी रीजनरेट हो जाती है। फाइट के दौरान गुनको कहती है कि ये दुनिया एक ग्रेट वॉर की तरफ बढ़ रही है और एल्बाफ का पार्टिसिपेशन ही डिसाइड करेगा कि उस जंग का विजेता कौन होगा। अंत में गुनको उनको बुरी तरह से हरा देती है और कोलन को कैप्चर कर लेती है। वहीं वॉलर स्कूल में किलिंगम प्रिंसिपल कीबा और एनजी को हरा देता है, जिसके बाद वो स्कूल के ट्रांसमिशन सिस्टम को हैक कर एक अनाउंसमेंट करता है। इसी बीच समर्स भी अपनी थॉर्न एबिलिटीज से सॉल को हरा देता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि रॉबिन और चॉपर सॉल के बालों के अंदर छुपे हुए थे। सॉल को हराने के बाद समर फ्रस्ट्रेशन में किंग हेरल्ड को गाली देता है। एक दौर था जब लोग जायंट वॉरियर से डरते थे, लेकिन किंग हेरल्ड की करतूतों की वजह से एल्बाफ का आज ये हाल है कि एक भी जायंट वॉरियर नहीं बचा है जो हमें रोक सके। खैर, रॉबिन को सॉल के साथ हुई कन्वर्सेशन याद आती है, जिसमें सॉल ने कहा था, रॉबिन, चॉपर, तुम मेरे बालों के अंदर छुप जाओ और चाहे कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना। ये समर है, गॉड नाइट का एक मेंबर जो कि इमोर्टल होते हैं। हम इन्हें नहीं हरा सकते। बच्चों को बचाने के लिए तुम्हें छुपना होगा और सही वक्त का इंतजार करना होगा। इसी बीच गुनको स्ट्रॉ हैट्स को पकड़कर समर के पास लाती है। वो ब्रुक के पास जाती है और बोलती है कि अब वो उसका गुलाम है और वो उसके लिए गाने लिखेगा। ये सुनकर स्ट्रॉ हैट्स शॉक हो जाते हैं कि गुनको को ब्रुक का म्यूजिक पसंद है, लेकिन ब्रुक इस चीज के लिए मना कर देता है और कहता है, हो, मुझे मेरे कैप्टन लूफी ने जीने का एक और मौका दिया है। मेरी लॉयल्टी सिर्फ लूफी के साथ है। मैं मरना पसंद करूंगा रेदर देन लिविंग विदाउट ऑनर। ये सुनकर गुनको को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बड़ी जोर से लात मारती है। तभी किलिंगम अपना मैसेज एल्बाफ में ब्रॉडकास्ट करना शुरू करता है। एल्बाफ के वॉरियर्स, मैं समर बोल रहा हूँ, वन ऑफ द गॉड नाइट। अब तक तुम लोगों को पता ही चल चुका होगा कि एल्बाफ में क्या हो रहा है। अगर नहीं पता तो बता दूं, हम लोगों ने तुम्हारे 10 बच्चों को किडनैप कर लिया है और एक ऑरेंज बाल वाली जायंट को भी हरा दिया है जो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उनको छुड़ाने की। ये सुनकर जायंट वॉरियर पायरेट्स बच्चों के पास जाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उन पर इमेजिनरी मॉन्स्टर्स जो कि बच्चों की जायंट मदर्स होती हैं हमला कर देती हैं, जिसकी वजह से जायंट्स की शिप जंगल में क्रैश हो जाती है। समर अपना मैसेज कंटिन्यू करता है। एल्बाफ के लोगों, अगर तुम लोगों को अपने बच्चों को बचाना है तो हमारी कुछ शर्तें माननी होगी। पहली, आउल लाइब्रेरी और वॉलर स्कूल को बर्बाद करना होगा। दूसरी, वर्ल्ड गवर्नमेंट को एल्बाफ का पूरा कंट्रोल देना होगा। अगर हमारी ये शर्तें नहीं मानी गई तो हम बच्चों को मार डालेंगे। समर ये डिसीजन जारुल के हाथ में छोड़ देता है। वहीं बच्चों को बचाने के लिए गबान और रॉबिन हरकत में आते हैं। समर अपनी धमकी के अकॉर्डिंग पहले बच्चे रोंजा को ब्रांच की एज पर भेज देता है और जारुल पर प्रेशर डालता है कि उसके पास बस 30 सेकंड है फैसला करने के लिए। ये देखकर रॉबिन अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाती और चॉपर से कहती है कि वो खुद समर का सामना करेगी, जिस पर चॉपर कहता है कि ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि उन्हें समर्स की पावर के बारे में कुछ नहीं पता है। दूसरी तरफ ब्रॉडकास्ट को सुनकर फ्रैंकी, रिप्ली और जायंट वॉरियर पायरेट्स भी तैयार हो जाते हैं बच्चों को बचाने के लिए। जब समर अपनी अनाउंसमेंट कर रहा होता है तभी रॉबिन अपने मूव क्रेस्पीडिया से उस पर हमला करती है और क्लच से उसका शरीर तोड़ देती है, लेकिन समर पर कोई असर नहीं होता। तब रॉबिन एक रिस्की मूव लेती है। वो समर को पकड़कर अंडरवर्ल्ड में कूद जाती है, जिसके जवाब में समर अपने थॉर्न से रॉबिन को पियर्स कर देता है। लेकिन ये रॉबिन की चाल थी। जिस रॉबिन को समर्स ने मारा था वो असल में उसकी एक क्लोन होती है। समर अपनी जान बचाने के लिए अपनी कांटों से बनाई एक बेल से लटक जाता है और जारुल से पूछता है, तो जारुल, तुम्हारा क्या फैसला है? मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, जिसके बाद एक बच्चे को गिरा दूंगा। गुनको, जारुल को बच्चे की आवाज सुनाओ। गुनको जारुल को रोंजा की आवाज सुनाती है। रोंजा जारुल से कहती है, अंकल जारुल, मुझे स्कूल बहुत पसंद है। मेरे यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं। मुझे लाइब्रेरी भी पसंद है क्योंकि बुक्स हमें दुनिया के बारे में सिखाती है। अगर मेरे बचने से स्कूल और लाइब्रेरी तबाह हो जाएंगे
तो जायंट्स को बहुत बुरा फील होगा, तो मेरा गिर जाना ही ठीक है। काउंटडाउन में सिर्फ 1 सेकंड बाकी था जब जारुल कहता है, स्कूल और लाइब्रेरी जला दो, हम अपने बच्चों की कुर्बानी नहीं दे सकते। समर अपनी बेलों की मदद से वापस सरफेस पर आता है और रॉबिन को अपनी बेलों से जकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो रॉबिन पर वार कर पाता, गबान उसका हाथ काट देता है। एंड शॉकिंग बात ये थी कि उसका हाथ रीजनरेट नहीं हो रहा था। गबान बिना किसी देरी के दूसरा हमला करता है और समर को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है उस हमले को रोकने के लिए। नामी बाकी स्ट्रॉ हैट्स को बताती है कि गबान कोलन का पिता है और कभी रॉजर पायरेट्स का सदस्य था। एक लंबी लड़ाई के बाद गबान समर को 2 हिस्सों में काट देता है और तुरंत बच्चों को बचाने के लिए निकल पड़ता है। चॉपर भी उसके पीछे चला जाता है क्योंकि उसे ये जानना था कि गबान ने समर्स को कैसे हराया, क्योंकि समर्स तो इमॉर्टल था। जब स्कूल और लाइब्रेरी जलने लगती है तो गुन को रोंजा को वापस बुला लेती है। उसी वक्त गबान बच्चों तक पहुंच जाता है, लेकिन बच्चों की मस्ती तो देखो। जैसे ही कोलन गबान को देखता है वो चिल्लाने लगता है, मेरे डैडी आ गए और वो तुम सबको हरा देंगे। तो बस फिर क्या था, गुन को कोलन को होस्टेज बनाकर उसे मारने की धमकी देती है। गबान अपने बच्चे को बचाने के लिए सरेंडर कर देता है और इस बात का फायदा उठाकर गुन को अपने एरोस से उसे घायल कर देती है और अंडरवर्ल्ड में गिरा देती है। बच्चे रोते हुए गबान का नाम पुकारते हैं कि तभी गुनको को एक भूली हुई याद महसूस होती है जिसमें वो ब्रुक के साथ थी। गुनको को कुछ तो याद आता है, जिसके बाद वो ब्रुक के पास जाने लगती है, लेकिन तभी ईमू उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है। ईमू गॉड नाइट्स को कहती है, यहाँ इतना वक्त क्यों लग रहा है? होली लैंड जल रहा है और हमें वहाँ एडिशनल मिलिट्री फोर्स चाहिए। उसी पल गुनको के बाल लंबे होने लगते हैं और उसकी आंखें बिल्कुल ईमू की जैसी हो जाती हैं और वो कहती है, आई विल शो यू द डोमिनियन ऑफ गॉड। खैर जैसे तैसे कर जायंट्स बच्चों के पास आते हैं, लेकिन जब वो बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं तो उनको भी समर के इनविजिबल थॉर्न्स पियर्स कर देते हैं। तभी ईमू अपनी सुप्रीम किंग हाकी को अनलीश करती है, जिसकी वजह से ज्यादातर जायंट्स बेहोश हो जाते हैं। अब गुनको, जिसको ईमू ने पोजेस किया हुआ था, बिल्कुल डीमन की तरह लगने लगती है। ईमू एक मैजिक सर्कल बनाती है और एक ही झटके में सभी जायंट्स को उड़ा देती है। साथ ही समर और किलिंगम को ऑर्डर देती है कि वो दोनों बच्चों का पीछा करें। उसी वक्त जायंट वॉरियर पायरेट्स ईमू के सामने आ जाते हैं। ब्रोगी ईमू को पकड़ लेता है, जबकि बाकी लोग बच्चों को बचाने चले जाते हैं। ईमू एक किताब को समन करती है और उसमें से एक डैगर और पिस्टल निकालती है। वो ब्रोगी के लेफ्ट आर्म को पिस्टल की मदद से अलग कर देती है, जिसके बाद वो डिमोनिक कॉन्ट्रैक्ट की ताकत से जायंट वॉरियर पायरेट्स को डीमंस में बदल देती है। ईमू डिमोनाइज्ड जायंट वॉरियर पायरेट्स और अपने टीममेट्स को कमांड देती है, जाकर जारुल को मार दो, एल्बाफ की राजगद्दी अब डोरी और ब्रोगी संभालेंगे। ये सब देखकर वेस्टर्न विलेज में जायंट्स जारुल को वहाँ से भागने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है, एक वॉरियर युद्ध से कभी नहीं भागता। वहीं काशी और बाकी जायंट्स डोरी और ब्रोगी को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो जारुल का पीछा ना करें, लेकिन वो डिमोनिक फॉर्म में बोलते हैं, जारुल को मरना होगा, जिसके बाद एल्बाफ पर नए युग का राज होगा, जंग और क्रूरता का युग। थॉरमैन और बाकी जायंट्स भी डीमन में बदल जाते हैं। वहीं बाकी नॉर्मल जायंट्स को अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटना पड़ता है। इसी बीच किलिंगम बच्चों को फिर से सुला देता है और अपने नए हाइब्रिड फॉर्म में उनके नाइटमेयर्स को वापस बुला लेता है और एल्बाफ में तबाही का सिलसिला जारी रहता है, जिसके बाद समर और किलिंगम ईमू को रिपोर्ट देते हैं कि सब ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं, जिस पर ईमू कहती है, ये तबाही तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक एल्बाफ की स्पिरिट टूट ना जाए। अगर हेरेल्ड ने उस वक्त इतनी बड़ी गलती ना की होती तो अभी तक एल्बाफ मेरे कदमों में होता। दूसरी तरफ चॉपर अंडरवर्ल्ड में गिरते हुए गार्ड पॉइंट यूज कर गबान को बचाता है। अंडरवर्ल्ड में सबको इनके गिरने का पता चल जाता है तो हरजुद्दीन, टेंसन, लूफी, जोरो और सांजी उनकी मदद के लिए निकल पड़ते हैं। उसी वक्त लोकी
डेंडन मुशी यूज करने को कहता है, जिसमें लोकी को एक कॉल आती है जिसमें मोसा लोकी का धन्यवाद करता है। वो कहता है कि पहले मैं तुमसे बात करने से डरता था, लेकिन वक्त के साथ मैं हमारी बातचीत को बहुत एंजॉय करने लगा, लेकिन अब मैं शायद तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। जिसे सुनकर लोकी थोड़ा सा दुखी दिखाई देता है। कॉल खत्म होने पर बाकी सब वहां आ जाते हैं और वो गर्ड को गबान का इलाज करने को कहते हैं, जो कि घायल हो चुका था। लूफी को ये सुनकर शौक लगता है कि गबान कभी रॉजर पायरेट्स का हिस्सा था। चॉपर बताता है कि सन वर्ल्ड पर बड़े मॉन्स्टर्स हमला कर रहे हैं और कुछ लोग बच्चों को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी सबको ईमू की मैसिव सुप्रीम किंग हाकी महसूस होती है, तो वो सब ऊपर जाने के लिए लिफ्ट रेडी करते हैं। वहीं लोकी कहता है कि तुम लोगों को मेरी जरूरत पड़ने वाली है। गर्ड और चॉपर लोकी और गबान का ध्यान रखने के लिए वहीं रुकने का फैसला करते हैं। गबान लूफी को हिंट देता है कि कैसे वो अपनी सुप्रीम किंग हाकी का सही से इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये गॉड नाइट्स असल में अमर नहीं है। वो जोरो को भी ये रियलाइज करवाता है कि उसके पास भी कॉन्करर हाकी है। गॉड नाइट से लड़ने के लिए लोकी उठ खड़ा होता है। वो कहता है कि वो भी इस लड़ाई में शामिल होगा, लेकिन हरजुद्दीन मना कर देता है और कहता है तुझे तेरे पापों की सजा अभी तक नहीं मिली है और तेरा कोई भरोसा नहीं, क्योंकि तूने हमारा भरोसा हमारे पिता को मारकर तोड़ दिया था और क्या पता तू ऊपर जाते ही वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ मिल जाए। ये सब सुनकर लूफी लोकी से कहता है, लोकी मेरा क्रू ज्वाइन कर। अगर तूने मेरा क्रू ज्वाइन कर लिया तो तुझे ऊपर जाने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन लोकी गुस्से में उसके ऑफर को मना कर देता है। वहीं हरजुद्दीन कहता है, स्ट्रॉ हैट, लोकी एल्बाफ का क्रिमिनल है, ये तुम्हारा क्रू नहीं ज्वाइन कर सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लिफ्ट चालू होने से पहले गबान हरजुद्दीन से लोकी को रिलीज करने को कहता है, जिस पर हरजुद्दीन कहता है, यासेन, लोकी ने 14 साल पहले 113 गार्ड्स की हत्या की थी। एल्डर जारुल को भी बुरी तरह से घायल कर दिया था और मेरे पिता किंग हेरल्ड को मार डाला था। ये एल्बाफ का वर्स्ट क्रिमिनल है। जिस पर गबान कहता है, उस दिन जब हेरल्ड मारा गया था, मैंने कासल से एक अजीब सी हाकी महसूस की थी। इस चीज का पता लगाने के लिए मैं और शैंक्स कासल गए थे। ऐसा हो सकता है कि हमें पूरी कहानी के बारे में ना पता हो। ये सुनकर हरजुद्दीन और लूफी लोकी के पास रुक जाते हैं, जबकि जोरो, सांजी, स्टेंसन, रॉड और गोल्डबर्ग ऊपर जाने के लिए लिफ्ट पर चढ़ जाते हैं। हरजुद्दीन लोकी को 3 मिनट देता है और कहता है, लोकी मुझे बताओ उस दिन असल में क्या हुआ था। 14 साल पहले लोकी और जारुल को किंग हेरल्ड ने एरस्ट कासल में मीटिंग के लिए बुलाया था। लोकी खुलेआम हेरल्ड की पीस पॉलिसीज का मजाक उड़ाता है और जारुल को क्रिटिसाइज करता है कि वो उसके पिता को ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है। उसके नाराज होने की एक वजह ये भी थी कि हेरल्ड उन लोगों की बात मान रहा था जिन्होंने रॉक डी ज़ेबक को मार दिया था। जब वो दोनों थ्रोन रूम में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि किंग हेरल्ड को उनके ही गार्ड्स ने भालों से घायल कर दिया था। इसी बीच शैंक्स सन वर्ल्ड में गबान और उसके परिवार से मुलाकात करता है। शैंक्स बताता है कि वो पहले मेरजुआ में हेरल्ड से मिल चुका था और वो दोनों काफी अच्छे से मिले थे। शैंक्स को हेरल्ड से कुछ जरूरी बात करनी थी जो वो होली लैंड में नहीं कर पाया था, इसलिए वो हेरल्ड से मिलने एल्बाफ आया है। कुछ ही देर बाद ऑरस्ट कासल में एक बड़ा मैसेकर होता है जिसमें जारुल के सर में तलवार घुस जाती है। हेरल्ड और उसके 113 गार्ड मारे जाते हैं और एल्बाफ का लेजेंडरी डेविल फ्रूट सामने आता है। अब ये कहानी कुछ साल और पीछे शिफ्ट होती है, लगभग 109 साल पहले, जब जायंट वॉरियर पायरेट्स समुंदर के सबसे डरावने ग्रुप माने जाते थे। उस समय हेरल्ड, जो 45 साल की उम्र में किंग बना था, जब चाहे तब तबाही मचाता था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया एल्बाफ और जायंट रेस से डरने लगी थी। जब हेरल्ड एक प्रिंस था तब वो अपना बचपन डोरी और ब्रोगी के साथ पागलपंती करने में बिताता था। रॉयल लीनिएज और एंशिएंट जायंट ब्लड होने की वजह से हेरल्ड बाकी जायंट्स के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर और ह्यूमंगस था और इस चीज का उसे बहुत घमंड भी था। एल्बाफ छोड़ते वक्त उसने कहा था, देश के बाहर सब लोग बहुत कमजोर हैं। एक दिन हेरल्ड बर्न किंगडम के पास होता है और वहाँ वो एक जायंट ईडा को
सर्कस अट्रैक्शन के रूप में देखता है। उसे लगता है कि ह्यूमंस ने ईडा को उसकी मर्जी के बगैर पकड़ रखा है, तो हेरल्ड पूरे बर्न किंगडम को तबाह कर देता है और ईडा को अपने साथ ले आता है। लेकिन ईडा हेरल्ड को थप्पड़ मारती है और समझाती है कि ह्यूमंस ने ही उसकी जान बचाई थी। वो कहती है कि हेरल्ड अपने साइज की वजह से ह्यूमंस को कीड़ों की तरह देखता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ईडा हेरल्ड को बर्न किंगडम वापस जाने को कहती है और वहाँ के लोगों से माफी मांगने को कहती है। वो सब बर्न किंगडम लौटकर उस जगह को दोबारा बसाने में मदद करते हैं। हेरल्ड जब ह्यूमंस के साथ घुलने मिलने लगता है और ईडा से सीखने लगता है, तब उसका नजरिया बदलने लगता है। वो डिसाइड करता है कि वो एल्बाफ को पीस के रास्ते पर ले जाएगा ताकि ह्यूमंस और जायंट्स साथ मिलकर रह सकें। 105 साल पहले किंग हेरल्ड एल्बाफ के लोगों के सामने अपनी इस नई सोच को रखता है। वो कहता है, हमने बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है उन पापों का प्रायश्चित करने का। मैं चाहता हूँ कि एल्बाफ दूसरे देशों के साथ संबंध बनाए। मैं उनकी संस्कृति और उनके तरीकों को सीखना चाहता हूँ ताकि मैं अपने लोगों की जिंदगी और बेहतर कर सकूं। हिंसा के बिना भी समस्याओं का समाधान हो सकता है और असली शक्ति समझ और सहयोग में छुपी होती है। ये सोच एल्बाफ के लिए एक क्रांति लाने वाली थी, क्योंकि पहली बार किसी राजा ने अपने लोगों से कहा था, शांति भी एक शक्ति है। इसके 24 साल बाद फिशरमैन विलेज में हेरल्ड और ईडा के घर हरजुद्दीन का जन्म होता है। लेकिन एल्बाफ के कानून और पुरानी परंपराओं के कारण हेरल्ड ईडा से विवाह नहीं कर सकता था, क्योंकि ईडा एक प्योर एंशिएंट जायंट नहीं थी। फिर भी हेरल्ड ये सुनिश्चित करता है कि ईडा और उसका बेटा हरजुद्दीन एल्बाफ में सुरक्षित रह सकें और उन्हें उसकी तरह ही सम्मान मिलता रहे। कुछ समय बाद हेरल्ड के लिए एक अरेंज मैरिज तय की जाती है। उसकी शादी अल्कोहल विलेज की क्वीन एस्टेड से होती है, एक रॉयल और एंशिएंट जायंट ब्लड की वंशज। एस्टेड हेरल्ड को हॉर्स ऑफ फॉर्च्यून असुरा उपहार में देती है, जिसे हेरल्ड अपने युद्ध और सफर में यूज कर सकता था। एस्टेड अलग अलग डिसीजन लेती थी, ये कहकर कि ये सब उसके पति के लिए अच्छा भाग्य लेकर आएंगे। कुछ समय बाद हेरल्ड एल्बाफ के बाहर कई यात्राएं करने लगता है। नए देशों में एल्बाफ की एडवांस नेविगेशन टेक्निक इंट्रोड्यूस करता है ताकि दूसरे देशों से व्यापार कर सके। वो अपने अनुभव और यात्राओं की कहानी एल्बाफ के लोगों को बताता है, जैसे कि कैसे वो मरमेड आइलैंड में मरमेड और उनके किंग नेपट्यून से मिला था 63 साल पहले। जब हेरल्ड एक और यात्रा पर था, उसी दौरान एस्टेड ने उनके बेटे लोकी को जन्म दिया। लेकिन जैसे ही एस्टेड अपने नए जन्मे बेटे की आंखों में देखती है, वो एकदम डर जाती है। वो चिल्लाकर कहती है, इस बच्चे को तुरंत मार दो, क्योंकि लोकी की आंखों में देखकर उसे लगता है कि वो श्रापित है। जब एस्टेड का कहा किसी ने नहीं माना, तो उसने स्वयं लोकी को अंडरवर्ल्ड में फेंक दिया। लेकिन लोकी मरा नहीं। अब इसे विल पावर कहें या कुदरत का करिश्मा, लोकी अपने हर दर्द को सहकर अंडरवर्ल्ड से सनवर्ल्ड चढ़कर वापस आया। समय बीतने के साथ एस्टेड बीमार पड़ गई और उसे एक पुरानी भविष्यवाणी याद आई, जिसमें लिखा था, लोकी अपने पिता किंग हेरल्ड का अंत करेगा। उसने ये बात अपने सुरक्षा कर्मियों से कही, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। दूसरी तरफ हेरल्ड अपनी पूरी कोशिश कर रहा था एल्बाफ के संबंध दूसरे देशों के साथ बनाए रखने की, लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट के दखल से सब कुछ बिगड़ने लगा। लोकी के जन्म के कुछ महीने बाद एल्बाफ पर एक के बाद एक मुसीबत आने लगी। एल्बाफ का लेजेंडरी वॉरियर वाटरफॉल बियर्ड जोरुल बिग मॉम के हाथों मारा गया। उसके बाद तो मानो पूरा संसार ही एल्बाफ से रूठ गया। तूफान, बिजली और बारिश ने एल्बाफ के जंगलों और खेतों को तबाह कर दिया। जल्द ही अनाज की कमी होने लगी, लोग भूख से मरने लगे और देश में अकाल पड़ गया। क्वीन एस्टेड ने इस सब का दोष लोकी पर लगाया। एक दिन लोकी अपनी माँ से मिलने के लिए उसके कमरे में घुस गया, लेकिन जैसे ही एस्टेड ने लोकी को देखा, उसने कहा, सिपाहियों, इसे यहाँ से ले जाओ, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। उसने तो ये तक कह दिया कि लोकी की आंखें निकाल लो, वरना ये एल्बाफ पर और तबाही ला देगा। इसी दौरान एल्बाफ के अलग अलग गांव एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़े हुए। जमीन, पानी और अनाज के लिए लड़ाइयां होने लगी। कई नागरिक इन युद्धों में मारे गए और देश
बिखर गया। एक समय तो इतना अंधविश्वास फैल गया कि कुछ लोगों ने हरजुद्दीन की बलि देने की कोशिश की क्योंकि वो लोकी का भाई था। लेकिन जैसे ही वो उसे मारने वाले थे, हेरल्ड एल्बाफ वापस लौट आता है और एक मुक्के में उस जायंट को फ्लैट कर देता है। हेरल्ड अपने लोगों को एकत्रित करता है और कहता है, एल्बाफ अब और भूख नहीं सहेगा। मैंने दूसरे देशों के राजाओं से बात की है, मदद आ रही है। कुछ हफ्तों के अंदर समुंदर में ढेर सारी शिप दिखती हैं जिनमें अनाज, फल और दवाइयाँ भरी होती हैं। हेरल्ड अपनी प्रजा के सामने खड़े होकर कहता है, जिस तरह हमारी मदद इन लोगों ने की है, भविष्य में अगर इन्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। याद रखना, ये दुनिया हम सबकी है। कुछ समय बाद क्वीन एस्ट्रिड अपनी बीमारी से चल बसती है, लेकिन जाते जाते भी वो सारी चीजों का दोष लोकी पर लगाती है। उसके मरने के बाद हेरल्ड पहली बार लोकी से मुलाकात करता है। जब हेरल्ड लोकी की आंखों के बारे में पूछता है तो गार्ड्स कहते हैं कि लोकी को एक बीमारी है जिस वजह से उसकी आंखों को छुपाकर रखा गया है। क्वीन एस्ट्रिड की नफरत की वजह से लोकी का प्यार से विश्वास उठ गया था। जब हेरल्ड एल्बाफ को एकजुट करने में व्यस्त था, लोकी का पालन पोषण एस्ट्रिड के बड़े भाई रेजेंट ने करा, जो एस्ट्रिड की तरह ही लोकी से नफरत करता था। इस सब के बीच ईडा ने अंडरवर्ल्ड में एक बार खोल ली ताकि हेरल्ड के काम को छुपकर सपोर्ट कर सके। 56 साल पहले हेरल्ड जोरू के घर जाकर उससे लेवली के बारे में बात करता है, जहां वो अपने एक राजा दोस्त का गार्ड बनकर घुस गया था। वो वहां पर कोई सवाल पूछ नहीं पाया था और सिर्फ इसी वजह से बचकर निकल पाया था क्योंकि वहां पर किसी की हत्या हो गई थी, जिस पर जारुल उसे गैलेलिया वॉरहैमर कंपनी के बारे में बताता है, जो लगभग 100 जायंट शिपराइट्स का समूह था, जिनमें कुछ एंशिएंट जायंट्स भी शामिल थे। ये जायंट्स महान शिप बनाया करते थे और अपने साथ वॉरहैमर रखते थे। जारुल बताता है कि उसे उनका आखिरी खत आया था जिसमें लिखा था कि उन लोगों को कैप्चर कर लिया गया है। जिस पर हेरल्ड पूछता है, तुम्हें क्या लगता है ये वर्ल्ड गवर्नमेंट का काम हो सकता है? जिसके जवाब में जारुल कहता है, ऐसा हो सकता है कि इसमें वर्ल्ड गवर्नमेंट का हाथ हो और मेरा मानना है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि तुम्हारे आइडियल्स काम नहीं कर रहे। मैंने एक रूमर सुना था कि एक जायंट आर्मी को कहीं जमा कर रखा हुआ है। ऐसा लगता है कि हमारे असली दुश्मन वर्ल्ड गवर्नमेंट के कुछ लोग हैं जो तुम्हारे आइडियल्स को पूरा होने से रोक रहे हैं। कुछ साल बाद हेरल्ड का हॉर्स ऑफ फॉर्च्यून असुरा मर जाता है, जिसके तुरंत बाद लोकी के केयर टेकर की भी मौत हो जाती है। ये दोनों घटनाएं एक के बाद एक होने की वजह से पूरे एल्बाफ के लोगों को लगने लगता है कि लोकी का श्राप वापस आ गया है। 48 साल पहले किंग हेरल्ड ने एल्बाफ को एक कर दिया था। उसने नए ट्रेड रूट्स बनवाए जिससे विलेजेस एक दूसरे से जुड़ गए। एल्बाफ के लोग उससे बहुत प्यार करने लगे, उसकी इज्जत करने लगे। हेरल्ड एक ऐसा राजा बना जो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि समझ और यूनिटी से राज करता था। लेकिन इन सब के बीच वी हैव अ डार्क हॉर्स, प्रिंस लोकी। जब हेरल्ड अपने सफर पर जाता था तो उस दौरान लोकी अंडरवर्ल्ड के जानवरों के साथ सन वर्ल्ड में तबाही मचाता था। एक दिन हरजुद्दीन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लोकी ने उसे आसानी से हरा दिया। हरजुद्दीन को बचाने के लिए वहाँ हरजुद्दीन के दोस्त आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लोकी उनका मजाक उड़ाता है और कहता है, तुम सब कमजोर हो, एक दूसरे पर निर्भर रहते हो। जिसके बाद लोकी अपनी तबाही जारी रखता है, अपने ही लोगों पर हाथ उठाता है, अपने ही देश को जला देता है। पर वो जितनी भी तबाही करता जाए उसे कभी सुकून नहीं मिलता। असल में लोकी अंदर से टूट चुका था। एक दिन अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए उसने अंडरवर्ल्ड में छलांग लगा दी, लेकिन वो मर नहीं पाया। उसने रोते हुए कहा, क्या मैं मरने के भी काबिल नहीं हूँ? उसी वक्त अंडरवर्ल्ड में उसकी मुलाकात रॉक डी ज़ेबेक, एडवर्ड न्यूगेट, शिकी और बकिंगम स्टसी से होती है। हेरल्ड ने रॉक डी ज़ेबेक को कई साल पहले लेवली में देखा था, जहां रॉक ने एक एडमिरल को आसानी से मार दिया था और वहां से गायब हो गया था, जिस वजह से उसके सर पर मैसिव बाउंटी रखी गई थी। अब ये लोग सन वर्ल्ड जाने की कोशिश कर रहे थे पर रास्ता भटक गए थे। इनका मकसद हेरल्ड से मिलना था। तो अंडरवर्ल्ड में कूदने के बाद भी लोकी जिंदा रहता है और वहीं उसकी मुलाकात
रॉक डी ज़ेबेक से होती है, जो सनवर्ल्ड का रास्ता ढूंढ रहा था। वो लोकी से पूछता है, ए लड़के, ये जगह एल्बाफ ही है ना? और क्या मैं यहाँ हेरल्ड से मिल सकता हूँ? जिस पर लोकी कहता है, पॉप्स तो यहाँ नहीं है, वो भी अपने सफर पर गए हैं। तुम प्यूनी इंसानों को उनसे क्या काम है? जब रॉक को ये पता चलता है कि लोकी हेरल्ड का बेटा है, तो वो उसे कहता है, जा अपने बाप को संदेश देकर बुला कि तुझे बहुत गहरी चोट लगी है। जिस पर लोकी गुस्से में कहता है, तू होता कौन है मुझे ऑर्डर देने वाला? और तुझे क्या लगता है मैं ये सब बोलूंगा और मेरा बाप वापस एल्बाफ आ जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। ये सब सुनकर रॉक डिसाइड करता है कि वो लोकी को अपनी तलवार से सीरियसली इंजर कर देगा, ताकि सिचुएशन ऐसी बन जाए कि हेरल्ड को मजबूरन वापस आना पड़े। एक्चुअली रॉक और हेरल्ड 56 साल पहले लेवली में मिल चुके थे, जब हेरल्ड गार्ड बनकर लेवली में घुसा था। वहीं रॉक समहाउ मैजुआ में घुसकर ईमू के क्वार्टर रूम ऑफ फ्लावर तक पहुंच गया था। रॉक ने 5 राजाओं को होस्टेज बनाकर ईमू से अपनी डिमांड्स मनवाने की कोशिश की थी, लेकिन ईमू ने उसकी एक न सुनी। वो भी सोच रही होगी, क्या रे मेरे जूती बराबर, ये तेरे हॉस्टेज, भाग यहाँ से। रॉक वहाँ से चला जाता है और जाते जाते कहता है कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा। मैजुआ से भागते वक्त रॉक की टकरार हेरल्ड से होती है, जो खुद भी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। हेरल्ड उसे देखकर समझ जाता है कि ये वही बंदा है जिसने 5 राजाओं को किडनैप किया और एक मरीन एडमिरल को घायल कर दिया, जिस चीज का इल्जाम हेरल्ड पर लग गया था। तो हेरल्ड उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसके जवाब में रॉक अपनी स्वॉर्ड से उसको ब्लॉक करता है। इस क्लैश के बीच रॉक कहता है, अबे साले, अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो ये सब हमें गुलाम बना देंगे। अपनी स्वॉर्ड से मैजुआ की बाउंड्री पर अटैक कर। ये सुनकर हेरल्ड मैजुआ की बाउंड्री तोड़ देता है और वो दोनों रेड लाइन से जंप कर बच निकलते हैं। रॉक ने जिस मरीन एडमिरल को घायल किया था उसे नेवी बचा नहीं पाई, जिस वजह से रॉक के ऊपर एक मैसिव बाउंटी रखी जाती है। लेकिन रॉक और ईमू की मुलाकात को सीक्रेट रखा जाता है। कुछ समय बाद एक शिप जिसमें सेलेस्टियल ट्रिब्यूट मैजुआ जा रहा था, रॉक उसको डुबा देता है और उस पैसे से अपनी पायरेट एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। पहले तो रॉक सिर्फ वर्ल्ड गवर्नमेंट की शिप्स पर अटैक करता था, उनके अगेंस्ट काम करता था, लेकिन अब वो पायरेट शिप्स पर भी अटैक करने लगता है। पायरेट्स की दुनिया में एक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन है जिसे डेवी बैक फाइट कहते हैं, जिसमें पायरेट्स सीरीज ऑफ मैचेस में compete करते हैं और जीतने वाली टीम लूजिंग टीम का फ्लैग और क्रू ले सकती है। रॉक इसी ट्रेडिशन से अपना पूरा क्रू इकट्ठा करता है, जिसके बाद वो सीधा एल्बाफ के लिए निकल पड़ता है। प्रेजेंट में जब हेरल्ड को पता चलता है कि उसके बेटे लोकी को चोट लगी है, तो वो तुरंत अपने देश वापस आ जाता है उसकी देखभाल करने के लिए। लेकिन लोकी को यकीन नहीं होता कि हेरल्ड उसके लिए वापस आया है और उस कासल में रॉक और उसके साथी हेरल्ड से मिलने पहुंच जाते हैं। लेकिन रॉक की प्रेजेंस से हेरल्ड बिल्कुल खुश नहीं था। जब रॉक उसे अपने क्रू को ज्वाइन करने का ऑफर देता है, तो हेरल्ड सीधा मना कर देता है। हेरल्ड कहता है, अगर मैंने तुम्हारा क्रू ज्वाइन कर लिया तो जितनी मेहनत मैंने एल्बाफ और दूसरे देशों के रिश्तों को बेहतर करने में लगाई है, सारी बेकार हो जाएगी और वर्ल्ड गवर्नमेंट भी मेरे खिलाफ हो जाएगी। जिस पर रॉक कहता है, देख मेरे भाई, ये वर्ल्ड गवर्नमेंट किसी की सगी नहीं है। तू जितना मर्जी ट्राई कर ले, ये साले तेरे काम में हमेशा टांग अड़ाएंगे। मेरे क्रू में आजा। एल्बाफ में वॉरियर्स की कमी नहीं है, हम दोनों मिलकर इस वर्ल्ड गवर्नमेंट की पुंगी बजा देंगे। अपने इस ग्रैंड प्लान को रॉक रिवील करता है। वो कहता है, हेरल्ड, तुझे हाचिनोसु के बारे में पता है ना? एक ऐसी जगह जहाँ वर्ल्ड के वर्स्ट क्रिमिनल्स को भेजा जाता है। ये एक तरह की सजा होने वाली थी, लेकिन कुछ साल पहले वहाँ के वर्स्ट क्रिमिनल्स ने ग्रुप बनाकर हाचिनोसु पर कब्जा कर लिया। तो मैंने वर्ल्ड गवर्नमेंट से पैसों की डील कर ली है। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं उनको हम सब में बांट दूंगा और हाचिनोसु को पायरेट से आजाद कर दूंगा। लेकिन मैं उसे वर्ल्ड गवर्नमेंट को नहीं दूंगा, उस पर खुद राज करूंगा। उसे एक पायरेट पैराडाइज बनाऊंगा। और एक सीक्रेट बताऊं, हाचिनोसु पर बहुत बड़ा गोल्ड रिजर्व है जिसके बारे में गवर्नमेंट को पता ही नहीं। और ये तो बस शुरुआत है। हाचिनोसु को बेस बनाकर मैं होली लैंड और नेवी को तबाह कर दूंगा, इस दुनिया पर राज करूंगा।
आई विल बी दी किंग ऑफ द वर्ल्ड। खैर अगले कुछ सालों तक रॉक बार बार एल्बाफ आता है हेरल्ड को अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए, पर हर बार हेरल्ड उसे मना करता है। लेकिन इसके अपोजिट लोकी रॉक को एडमायर करने लगता है, उसके क्रू को ज्वाइन करना चाहता है। 4 साल बाद जैसे रॉक ने वादा किया था, उसने हाचिनोसु पर कब्जा कर लिया था। इसी दौरान रॉजर पायरेट्स, कूजा पायरेट्स और मंकी डी गाप ने भी अपनी खास पहचान बनाना शुरू कर दी थी। खासकर शाकुयाकू ने, जो कूजा पायरेट से थी, वो अपनी सुंदरता के लिए इतनी मशहूर थी कि उसने अपनी लीडर ग्लोरोसिया को भी पीछे छोड़ दिया था। उसकी सुंदरता ने खुद फ्यूचर पायरेट किंग गोल्ड डी रॉजर को दीवाना बना दिया था। रॉजर चाहता था कि शैकी उसका क्रू ज्वाइन करे। अब इस लव का थोड़ा झोल बताता हूँ। ग्लोरोसिया रॉजर के पीछे, रॉजर शैकी के पीछे और शैकी रेलाई के पीछे। खैर दूसरी तरफ रॉक ने ऑफिशियली रॉक पायरेट्स की स्टैब्लिशमेंट कर दी थी और हाचिनोसु को अपना नया हेडक्वार्टर बना लिया था। उसका नाम पूरी दुनिया में फैलने लगा। सब पायरेट्स उसके बारे में बात करने लगे। उसके क्रू में एक से बढ़कर एक डेंजरस लोग शामिल हुए, जैसे शार्लेट लिनलिन, कैप्टन जॉन, काइडो और कियो। रॉक डी ज़ेबेक अपनी गैंग को बताता है कि दुनिया पर राज करने के लिए उसे 2 लेजेंडरी डेविल फ्रूट्स की जरूरत है। एक डेविल फ्रूट तो एल्बाफ में है, जिसकी असली शक्ति तभी सामने आएगी जब हेरल्ड खुद उसको खाएगा। दूसरा डेविल फ्रूट कहाँ है, उसका उसे कोई आइडिया नहीं है। वहीं कैप्टन जॉन गैलेरा फॉक्स के बारे में बात करता है, वही रूमर्ड फ्रोजन आर्मी जिसके बारे में जारुल बात कर रहा था। शार्लेट लिनलिन उस आर्मी को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें उसे कोई सक्सेस नहीं मिलती। इस कन्वर्सेशन में पूरा क्रू डिस्कस करता है कि कैसे वो फ्रोजन आर्मी अब कॉप्स बन गई होगी, और अगर वो आर्मी जिंदा भी होगी तो क्या गारंटी है कि वो उस आर्मी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए उन्हें हेरल्ड की जरूरत है। जिस पर काइडो कहता है, क्यों ना हम उस फ्रोजन आर्मी को फोर्स करें हमारी बातें मानने के लिए। और रही बात हेरल्ड की, हम क्यों उसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, सीधा उसे फोर्स करते हैं ना हमारे साथ काम करने के लिए। ये सुनकर रॉक काइडो को जोरदार किक मारता है और कहता है, अबे साले, हेरल्ड मेरा दोस्त है, अपनी जुबान से ये शब्द दोबारा मत निकालना, वरना मैं तुझे मार दूंगा। जिसके बाद रॉक अपने क्रू से कहता है, एल्बाफ वही चाबी है जिससे हम होली लैंड को तबाह कर सकते हैं। जो इस बात पर यकीन नहीं करता वो यहाँ से जा सकता है। बाकी सब मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें वर्ल्ड समिट तक ले जाऊंगा। दूसरी तरफ एल्बाफ में लोकी और ज्यादा इम्पेशेंट होने लगता है। वो एल्बाफ छोड़कर रॉक के साथ समुद्र में निकलना चाहता था, क्योंकि उसे अपनी देश की नई पीसफुल सोच पसंद नहीं आ रही थी। खैर रॉक पायरेट्स की फॉर्मेशन के 2 सालों में रॉक ने न्यू वर्ल्ड में अपना आतंक मचा दिया था, जिसमें उसने 16 डॉक्यूमेंटेड रेड्स की थी, 76 नेवी शिप्स को डुबा दिया था, 14 शिप पोर्ट्स मिट्टी में मिला दिए थे और 5 नेशंस मैप से ही गायब कर दिए थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि फ्यूचर पायरेट किंग गोल्ड डी रॉजर के होने के बावजूद ये एरा रॉक डी ज़ेबेक का था। इसी बीच एनसी विलेज पर वर्ल्ड गवर्नमेंट की बैटल शिप्स ने अटैक कर दिया था। रीजन, वो एक नॉन अफिलिएटेड नेशन था, माने तो लॉलेस टेरिटरी, लेकिन इसी विलेज ने एल्बाफ की फैमाइन के चलते मदद की थी। तो हेरल्ड अपने एलाइज की जान बचाने के लिए बैटल शिप्स को डुबा देता है, जिसकी वजह से एल्बाफ और हेरल्ड को विलेन बना दिया जाता है। वर्ल्ड गवर्नमेंट में अपनी मेंबरशिप को बचाने के लिए हेरल्ड अपने सर के बाल मुंडवा लेता है एज अ सिंबल ऑफ गुडविल। बाद में हेरल्ड और रॉक की मुलाकात ईडा बार में होती है, जहां रॉक फिर से उसे अपने क्रू में शामिल होने के लिए मनाने लगता है। इसी दौरान वर्ल्ड गवर्नमेंट अभी भी एल्बाफ पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। उन्होंने कुछ जायंट्स को मरीन्स में लेने की इजाजत तो दे दी थी, पर एल्बाफ को अफिलिएटेड नेशन बनाने के आइडिया को कभी सीरियसली कंसीडर नहीं किया। ये बात वाइस एडमिरल गाप, सेंगोकू और सुरु के लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग थी। कुछ ही समय बाद लगभग प्रेजेंट टाइम से
42 साल पहले शैकी कूजा पायरेट छोड़ने का फैसला करती है और हाचिनोसु चली जाती है, जहां वो अपना खुद का एक बार खोलती है ताकि वो मरीन से बचकर रह सके। थोड़े ही दिनों में शैकी हाचिनोसु के लोगों की फेवरेट बन जाती है। रॉक और उसका क्रू भी उसे बहुत पसंद करने लगते हैं और सब उसके बार को हाचिनोसु का असली खजाना कहने लगते हैं। हाचिनोसु में होने के बावजूद रॉजर पायरेट्स शैकी का पीछा नहीं छोड़ते। उसके बार का बस एक रूल था कि बार के अंदर कोई फाइट नहीं करेगा, जिसका फायदा रॉजर पायरेट्स उठाते हैं और शैकी के बार में आते जाते रहते हैं। रॉक और रॉजर के बीच में चाहे कितनी भी दुश्मनी हो, शैकी के बार में वो दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं, लेकिन बार से बाहर उनके बीच सिर्फ लड़ाई होती है। इसी दौरान 5 एल्डर्स किंग हेरल्ड से कांटेक्ट कर एल्बाफ को वर्ल्ड गवर्नमेंट से एफिलिएट होने का एक और मौका देते हैं, लेकिन शर्त ये थी कि उसे रॉक को मारना पड़ेगा। हेरल्ड दोस्ती और ड्यूटी के बीच में फंस जाता है, लेकिन आखिर में वर्ल्ड गवर्नमेंट की शर्तों को मान लेता है। वो डिसाइड करता है कि जब रॉक दोबारा एल्बाफ आएगा तो वो उसे डुअल के लिए चैलेंज करेगा। ये सुनकर रॉक काफी डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। तलवारें टकराती हैं, जिनकी शॉकवेव से एल्बाफ के जंगल तबाह हो जाते हैं, पर कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकलता। लेकिन इस लड़ाई के बाद रॉक फाइनली डिसाइड करता है कि वो हेरल्ड को अब अपने क्रू में शामिल करने की कोशिश नहीं करेगा और वो दोनों अपने अलग अलग रास्ते निकल पड़ते हैं। वो दोनों अब कभी नहीं मिलेंगे जब तक एक खास फ्यूचर इंसिडेंट उन्हें दोबारा नहीं मिला देता। खैर, आज से 40 साल पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट की नजर वेस्ट ब्लू के एक अजीब से आइलैंड पर पड़ती है, जिसके बारे में फिगल एंड गार्लिंग अपनी रिपोर्ट देता है। वहाँ का कल्चर यूनिक है। मैंने उन लोगों को वर्ल्ड गवर्नमेंट से एफिलिएट होने का मौका भी दिया था, पर उन लोगों ने मना कर दिया। वहाँ के अबंडेंट रिसोर्सेज हमारे काम आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मैंने इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कवरी की है, जिसके बारे में सुनकर लॉर्ड ईमू खुश हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अगले 2 सालों में हम नेक्स्ट हंट गॉड वैली में करें। 39 साल पहले हाचिनोसु पर रात के समय अटैक होता है, जिसमें डॉन मेडियन की सिक्योरिटी टीम वाइप आउट हो जाती है और घुसपैठी शैकी को किडनैप कर वहां से चले जाते हैं। अब इस किडनैपिंग में हेल्प करने के पीछे ओचाकू का हाथ होता है, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था। जब सुबह सबको ये बात पता चलती है तो सारे मेजर पायरेट्स गुस्से से तिरमिला जाते हैं। एक हफ्ते के लिए वर्ल्ड इकोनॉमी डूब जाती है। किडनैपिंग के 1 साल बाद गार्डिंग गॉड वैली वापस आता है, जहां उसकी लवर उसको ग्रीट करती है और अपने ट्विन बेबीज को इंट्रोड्यूस करती है, शैंक्स और शैमरॉक। वो गार्डिंग को उनके साथ उसी आइलैंड पर रुकने को कहती है, जिस पर गार्डिंग साइकोपाथ की तरह हंसते हुए कहता है, अरे पगली, मैं यहाँ क्यों रहूंगा? ये आइलैंड तो वैसे ही मिटने वाला है, और अगर मैंने ये नेटिव हंटिंग टूर्नामेंट जीत लिया तो मुझे मेरी मनपसंद ब्राइड मिल जाएगी। जिसके बाद वो बिना किसी वार्निंग के अपनी लवर को घायल कर देता है। जल्द ही कई मरीन शिप्स आइलैंड पर उतरती हैं और मरीन सोल्जर्स टूर्नामेंट के लिए आइलैंड के लोगों को पकड़ना शुरू करते हैं। उनमें से एक सोल्जर कंफ्यूज था कि वो इनोसेंट लोगों को क्यों पकड़ रहे हैं, जिस पर उसका सुपीरियर उसे कहता है कि तुम ऑर्डर को बस फॉलो करो। ये यंग मरीन सोल्जर और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन होता है। इसी बीच एक मरीन शिप में 2 गुलाम गिनी और एम्परर इवनकोव एक डेंजरस प्लान बनाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो टूर्नामेंट की खबर मॉर्गन को लीक कर देंगे ताकि ये खबर दुनिया भर में फैल जाए। मॉर्गन इस जानकारी को छुपाने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोगों से पैसे मांगता है, पर वो लोग मॉर्गन को छोटा मोटा पत्रकार समझकर मना कर देते हैं। तो मॉर्गन जल्दी ये खबर रॉक पायरेट्स और रॉजर पायरेट्स तक फैला देता है कि गॉड वैली में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है, जिसके विजेता को शैकी एज अ ब्राइड दी जाएगी। ये खबर सुनकर वो दोनों शैकी को बचाने के लिए गॉड वैली निकल पड़ते हैं। जब ये बात गार्प को पता चलती है कि रॉजर गॉड वैली जा रहा है तो वो भी गॉड वैली के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में रॉक पायरेट्स को हेरल्ड की जायंट शिप इंटरसेप्ट करती है ताकि वो उन्हें गॉड वैली जाने से रोक सकें। रॉक और हेरल्ड एक प्राइवेट मीटिंग करते हैं, जहां रॉक हेरल्ड को अपना असली नाम बताता है, डेविड डी ज़ेबेक। ये नाम डेविड डी जोन्स की लीनियज से जुड़ा है। डेविड डी जोन्स एक लेजेंडरी पायलट था। ऐसा माना जाता है कि डेविड डी जोन्स को डेविल ने श्राप दिया था कि वो हमेशा सी फ्लोर पर जिंदा रहेगा।
और वर्ल्ड गवर्नमेंट 8 सेंचुरी से डी नाम के लोगों को टारगेट कर रही है। रॉक हेरल्ड से कहता है, मेरे दोस्त, 2 साल पहले मैंने मेरी बीवी और बच्चे को मेरे सीक्रेट क्लैन के साथ मेरे होम टाउन में छोड़ दिया था ताकि वो सुरक्षित रह सकें। लेकिन अब वो खतरे में हैं क्योंकि वो सब गॉड वैली में हैं, जहां नेटिव हंटिंग कंपटीशन शुरू होने वाला है और मुझे उन्हें बचाने के लिए जाना होगा। जिस पर हेरल्ड पूछता है, क्या वर्ल्ड गवर्नमेंट को ये सब पता था और क्या ये उनकी चाल है तुम्हें वहां लाने के लिए? जिस पर रॉक कहता है, मेरे दोस्त, उन्हें कोई आइडिया ही नहीं। ये तो वर्ल्ड गवर्नमेंट की फितरत है। हर 3 साल में एक बार ये लोग एक नॉन एफिलिएटेड आइलैंड ढूंढते हैं जहां रिसोर्सेज की कमी ना हो और फिर वहां वो नेटिव हंटिंग कंपटीशन कराते हैं जिसमें वहां के लोगों को टूर्नामेंट के नाम पर मारा जाता है। रॉक हेरल्ड से कहता है कि वो उसका साथ दे, लेकिन हेरल्ड मना कर देता है और कहता है कि वो उसको यहाँ से जाने नहीं दे सकता क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट उस पर नजर रख रही है और राजा होने के नाते वो अपने लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता। तो रॉक सपोजिटली हेरल्ड की शिप को आग में जला देता है और रॉक पायरेट्स गॉड वैली की तरफ निकल पड़ते हैं। गॉड वैली में कंपटीशन शुरू होने वाला है जिसकी ग्रैंड प्राइज और कोई नहीं बल्कि शाकू याकू होती है। कंपटीशन को स्पेशल बनाने के लिए 150 लोगों को एज हंटिंग रैबिट इकट्ठा किया जाता है जिसमें 3 लोग बहुत रेयर हैं। अब ये जो 3 लोग हैं उनमें से एक है कुमा बुकनर क्लैन से और 2 लोग डेवी क्लैन से हैं जो रॉक की बीवी और बेटा होता है। एंड यहाँ हमें पता चलता है कि ब्लैक बियर्ड एके टीच असल में रॉक डी ज़ेबेक का बेटा है। इसी बीच ट्रेजर स्टोर रूम में ड्रैगन को फिगरलैंड की घायल लवर मिलती है। वो उससे गुजारिश करती है कि वो उसके बच्चों को यहाँ से दूर ले जाए ताकि फिगरलैंड गार्लिंग का साया भी उन पर ना पड़ सके। कंपटीशन शुरू होता है और सच बताऊं, इस पैनल को पढ़कर मुझे रोना आ गया कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। इट वॉज लिटरली अ मैसेकर। लोग अपनी जान की भीख मांग रहे थे और ये साले बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे थे। ये सब देखकर ड्रैगन को भी उल्टी आने लगती है। वो देखता है कि एक सेलेस्टियल ड्रैगन कुमा को टारगेट कर रहा है, तो इससे पहले वो कुमा को मार पाता ड्रैगन उसे मार देता है। खैर, कंपटीशन के बीच एक एक्सप्लोजन होता है और हम देखते हैं कि फाइनली रॉक पायरेट्स ईस्ट कोस्ट की तरफ से गॉड वैली पहुंच गए हैं। वहीं ड्रैगन इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर शैंक्स और शैमरॉक को इस आइलैंड से कहीं दूर ले जाने की कोशिश करता है। इसी बीच शैकी को बचाने के लिए वेस्ट कोस्ट से रॉजर पायरेट्स भी गॉड वैली पहुंच जाते हैं। अब पायरेट्स हर जगह से गॉड वैली को सराउंड कर रहे थे, तो इन सब का सामना करने के लिए गॉड नाइट्स अपने गेम को पॉज कर सेलेस्टियल ड्रैगन्स को प्रोटेक्ट करना शुरू करते हैं। वहीं रॉजर के पीछे गार्ब भी गॉड वैली आ जाता है। सारे के सारे लेजेंड्स एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। गॉड वैली एक बैटलफील्ड बन चुका था। इस केओस में ड्रैगन एक नेवी शिप ढूंढने की कोशिश करता है ताकि वो शैंक्स और शैमरॉक को यहाँ से कहीं दूर ले जा सके, पर उसके पीछे सेंट मैफी आ जाती है जिसे गार्लिंग के बेटों को रेस्क्यू करने का मिशन मिला था। वो ड्रैगन के शोल्डर को अपनी एनर्जी बीम से शूट करती है जिस वजह से ड्रैगन के हाथों से शैमरॉक छूट जाता है। मैफी को ये नहीं पता था कि गार्लिंग के 2 बेटे हैं, तो मैफी शैमरॉक को अपने पास रख लेती है, जिसके बाद वो ड्रैगन को खत्म करने ही वाली होती है कि तभी व्हाइट बियर्ड एक वाइड रेंज स्लैश अटैक करता है जिससे वो 2 हिस्सों में कट जाती है। कमाल की बात ये थी कि व्हाइट बियर्ड को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। व्हाइट बियर्ड, लिन, काइडो और शेकी एक जगह इकट्ठा होते हैं और बाकी पायरेट्स को मारते हैं जो वहां उन्हें मारने आए थे। इस कमोशन को देखकर मैफी कंफ्यूज थी कि यहाँ हो क्या रहा है। वहीं ड्रैगन इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर वहां से निकलना चाहता था, लेकिन उसने शैमरॉक को खो दिया था। वहीं शैंक्स सर में एक चोट की वजह से बेहोश हो गया था। गार्ब इस कमोशन को देखकर गैलेक्सी फिस्ट से वहां हमला करता है। गार्ब को वहां देखकर वो सब वहां से भागने लगते हैं। लिन ज़्यूस और प्रोमेथियस का इस्तेमाल कर गार्ब पर हमला करती है, लेकिन उस हमले का उस पर कोई असर नहीं होता। इस केओस के चलते बाकी स्लेव्स भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादातर स्लेव्स को गॉड नाइट्स मार देते हैं। वहीं ड्रैगन शैंक्स को लेकर वहां से भागता है। इसी बीच शैकी को बचाने के लिए रॉक पायरेट्स
साउथ ईस्ट से और रॉजर पायरेट्स नॉर्थ वेस्ट से ट्रेजर रूम की तरफ बढ़ते हैं। वहीं रॉक अपनी बीवी और बच्चे को ढूंढने के लिए चला जाता है। ट्रेजर रूम में सेंट समर शैकी को ले जाने के लिए वहां आता है, क्योंकि शैकी ने सारे सोल्जर्स को मारकर बेहोश कर दिया था जो उसे वहां से ले जाने के लिए आए थे। समर शैकी को थप्पड़ मारता है, जिसके जवाब में शैकी उसको एक किक मारने की कोशिश करती है, लेकिन समर उसकी किक को पकड़कर शैकी के लेग पर हमला कर देता है। अब बात ये थी कि रॉजर और रॉक पायरेट्स बड़ी आसानी से शैकी को बचा सकते थे, लेकिन ये साले एक दूसरे से लड़ने में बिजी थे। रॉजर को तो व्हाइट बियर्ड नहीं रोका हुआ था, लेकिन एक बंदा शैकी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। ट्रेजर रूम में सेंट समर शैकी को अपनी थॉर्न व्हिप से 5 अटैक्स में मारने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो एक भी अटैक कर पाता, रेलाई वहां आ जाता है और अपने अटैक से सेंट समर को दीवार पर दे मारता है। रेलाई को वहां देखकर शैकी रोने लगती है और उसे गले लगाती है। रॉजर और रॉक पायरेट्स अभी भी एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो रॉजर रेलाई को शैकी को वहां से ले जाने के लिए कहता है। अब शैकी तो चली गई रेलाई के साथ, तो बचा क्या डेविल फ्रूट्स और ट्रेजर चेस्ट। तो बाकी पायरेट्स अपना सारा ध्यान ट्रेजर चेस्ट और डेविल फ्रूट्स को ढूंढने और वहां से ले जाने में लगा देते हैं। इसी बीच प्राइस स्टोर रूम 1 में इवनकॉफ और कुमा को 2 लेजेंडरी डेविल फ्रूट मिलते हैं। वो उन फ्रूट्स को खाने ही वाले होते हैं कि तभी लिन वहां आ जाती है और इवनकॉफ का डेविल फ्रूट छीन लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुमा का डेविल फ्रूट ले पाती, कुमा अपने डेविल फ्रूट को खा लेता है और वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। लिन का प्लान था कि वो इवनकॉफ के डेविल फ्रूट को अपने बेटे काटाकुरी को देगी, ताकि उसका फ्यूचर क्रू और भी ज्यादा ताकतवर बन सके। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी काइडो पीछे से आकर उस पर हमला करता है और उसके डेविल फ्रूट को खा लेता है। गॉड वैली अब एक वॉर जोन से कम नहीं लग रहा था। एक पीसफुल देश मिट्टी में मिल गया, जहाँ भी गार्प देखता वहाँ उसे बस लाशें ही मिलती। सेलेस्टियल ड्रैगन्स की बर्बरता को देखकर गार्प को गुस्सा आने लगा था। वो सेंगोकू से पूछता है, सेंगोकू, क्या तुम्हें इस सब के बारे में पता था? जिस पर सेंगोकू कहता है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन एक बार किसी मरीन ने इस बारे में रिपोर्ट की थी, पर कुछ दिनों में ही वो नेवी से गायब हो गया था। रॉक डी ज़ेबेक की बात करें तो वो अपनी बीवी एली और अपने बच्चे टीच को लेकर गॉड नाइट्स और अपने क्लैन के लोगों से दूर भाग रहा था, जो अब डेविल बन चुके थे। रॉक इतना ताकतवर था कि उसके स्लैशेस गार्लिंग को रियल डैमेज दे रहे थे और वो सही तरह से हील नहीं हो पा रहे थे। लेकिन रॉक एली और टीच को बचाने के चक्कर में ढंग से लड़ नहीं पा रहा था। ये देखकर एली रॉक को उसे और टीच को नीचे उतारने को कहती है, ताकि वो ढंग से लड़ पाए। मगर रॉक इसके बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट ने डीवी क्लैन के किसी भी मेंबर को पकड़ लिया तो उस मेंबर के साथ बड़ी बर्बरता होती है। जिस पर एली कहती है कि ये नौबत आने से पहले ही वो खुद टीच और अपने आप को मार डालेगी। वो रॉक से वादा करती है कि वो दोनों इस चीज को सरवाइव करेंगे और दोबारा लुलुसिया किंगडम में मिलेंगे। ये सुनकर रॉक फाइनली गार्लिंग का सामना करता है, लेकिन अपने बच्चे और बीवी की सेफ्टी के लिए वो पहले अपनी स्वॉर्ड से गॉड वैली को 2 हिस्सों में काट देता है। जिसके बाद वो गार्लिंग और उसके साथियों को लड़ाई के लिए ललकारता है और उन्हें बड़ी आसानी से, लिटरली बड़ी आसानी से हरा देता है। दूसरी तरफ कुमा अपने डेविल फ्रूट का सही इस्तेमाल कर ज्यादातर स्लेव्स को गॉड वैली से टेलीपोर्ट कर देता है। ये सब चीजें सैटर्न बैठा हुआ देख रहा था और पूरी आइलैंड की जानकारी ईमू को दे रहा था। सैटर्न ईमू से कहता है, हमें इन लोगों को जल्दी ही रोकना होगा, वरना हमारे लिए खतरा हो सकता है। जिसके बाद गॉड वैली पर एक इंटेंस हाकी का ब्लास्ट होता है, जिसका एहसास रॉजर, रॉक और गार्प को होता है। काइडो और व्हाइट बियर्ड भी रॉक के साथ अपकमिंग बैटल को ज्वाइन करते हैं। तो जब सैटर्न ईमू को गॉड वैली में हो रहे कांड के बारे में बताता है, तो ईमू सैटर्न की बॉडी को कंट्रोल कर लेती है और डेविल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ईमू पायरेट्स, मरीन्स किसी को नहीं छोड़ती, सब पर अंधाधुन अटैक करती है। इस सब में रॉजर का क्रू भी घायल हो जाता है। तो रॉजर गबान से कहता है, गबान, अपने लोगों को यहाँ से लेकर जाओ और रास्ते में
जितनी भी ट्रेजर चेस्ट मिले सबको इकट्ठा कर लो। वहीं गार्प सोल्जर से उस बड़े से ब्लैक ऑक्टोपस मॉन्स्टर के बारे में पूछता है, जिस पर सोल्जर्स कहते हैं कि वो सेंट सैटर्न है। इसी बीच रॉक डी ज़ेबेक ईमू के सामने खड़ा होता है, जिसे देखकर ईमू कहती है, तो तुम ही हो डेवी जोन्स। जिस पर रॉक कहता है, मैं तो उस बंदे को जानता भी नहीं, लेकिन तेरे से किया वादा मैंने पूरा कर दिया है। हमारी मुलाकात एक बार फिर से हुई है। ईमू रॉक को कहती है, मैं तुम्हारे क्लैन को इस दुनिया की हिस्ट्री से मिटा दूंगी। जिसके बाद वो रॉक पर हमला करती है, लेकिन रॉक उसके टेंटिकल्स को काट देता है और कहता है, साले ईमू, ये दुनिया अकेली तेरी नहीं है। दूसरी तरफ ड्रैगन को फाइनली एक नेवी शिप मिल जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस नेवी शिप पर चढ़ पाता, उसकी बंदूक उसको हवा में पुल करती है और हम देखते हैं कि कैप्टन जॉन अपनी मैग्नेटिक पावर से आइलैंड के सारे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स और ट्रेजर चेस्ट को अपने पास खींच रहा था। इस चीज को देखकर गंजुई, जो रॉक पायरेट्स का ही एक मेंबर था, जॉन पर अटैक करता है। ये देखकर शिकी उससे कहता है कि वो ये सब क्या कर रहा है, जिस पर गंजुई कहता है, इस खजाने में हर एक ट्रेजर चेस्ट की कीमत बिलियंस में है और मैं तुम लोगों को ये चेस्ट्स इतनी आसानी से ले जाने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो शिकी पर अटैक करता है और शायद यही वो मोमेंट था जब रॉक पायरेट्स एक दूसरे से अलग होना शुरू होते हैं। कैप्टन जॉन के बेहोश होने के कारण जितनी भी ट्रेजर चेस्ट और मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स आसमान में उड़ रहे थे, नीचे गिरने लगते हैं। ड्रैगन भी तेजी से गिरने लगता है। बेबी शैंक्स को बचाने के लिए वो अपनी पीठ के बल गिरता है। जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि उसके हाथों में बेबी शैंक्स के बजाय एक वुडन लॉग है। इसी बीच रॉजर पायरेट्स रेलाई के साथ शैकी को लेकर आइलैंड से भाग रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें जितनी भी ट्रेजर चेस्ट मिलती हैं, वो उन्हें अपने साथ लेकर चलते हैं। उनमें से एक ट्रेजर चेस्ट में बेबी शैंक्स होता है, जो उस ट्रेजर चेस्ट में घुस गया था। खैर, गार्प ईमू से लड़ने के लिए उसके पास भागता हुआ जाता है। नेवी सोल्जर्स गार्प को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। साथ ही काइडो, व्हाइटबियर्ड, लिन और रॉजर भी इस फाइट को ज्वाइन करते हैं। सारे लेजेंड्स एक के बाद एक उस पर अटैक करते हैं। इन अटैक्स से एक मैसिव हाकी का ब्लास्ट होता है, जिससे ज्यादातर नेवी ऑफिसर्स और पायरेट्स बेहोश हो जाते हैं। वहीं ईमू की हालत पतली हो जाती है। ईमू रॉक को गुस्सा दिलाने के लिए उसकी बीवी और बच्चे का जिक्र करती है, जो अभी भी आइलैंड में कहीं भाग रहे होते हैं। वो कहती है, डेवी क्लैन के आखिरी वंशज अभी भी इस आइलैंड में कहीं भाग रहे हैं। मैं उन्हें जीने नहीं दूंगी। जिसे सुनकर रॉक ईमू पर हमला करता है और कहता है, तू क्या करने वाली है उनके साथ? जिसके जवाब में ईमू रॉक को अपने टेंटिकल्स से पियर्स कर देती है और कहती है, तेरे बीवी बच्चे को मैं नहीं, तू खुद मारेगा। जिसके बाद ईमू अपनी डॉम रिवर्सी टेक्निक से रॉक को डीमन में बदल देती है। डीमन में बदलते समय रॉक ईमू से कहता है, ईमू, तुझे ह्यूमंस को कम नहीं समझना चाहिए। डेवी जोन्स को तो तू जानती ही है, द प्रीवियस किंग ऑफ द वर्ल्ड। ये सुनकर ईमू गुस्से से कहती है, डेवी जोन्स कोई किंग नहीं था, ही वॉज जस्ट अ रैचिड फूल। जिस पर रॉक कहता है, तो तू बस एक नाम से डर क्यों रही है? मुझे पता है तू बहुत सालों से इसी डर में जी रही है कि कोई डी क्लैन का मेंबर आएगा जो डेवी क्लैन की विल और उसके प्रॉमिस को पूरा करेगा। मैं सोच रहा हूँ तू डरती किससे ज्यादा है, डेवी डी जोन्स या फिर जॉय बॉय? इस बात पर ईमू गुस्से से कहती है, तुझे जितनी बकबक करनी है कर ले। मैंने अपने काम के लिए परफेक्ट सोल्जर्स ढूंढ लिए हैं, बेवकूफ और बुद्धू जाइंट्स। रॉक को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, ईमू अपने स्पेल को कंप्लीट करती है और रॉक को एक डीमन सोल्जर में बदल देती है। जिसके बाद वो उसे लिन, व्हाइटबियर्ड और काइडो के सामने गिरा देती है। ईमू रॉक को डेवी क्लैन की लीनियज को खत्म कर देने का कमांड देती है। साथ ही
इस आइलैंड पर जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको मार देने का ऑर्डर देती है। रॉक उठते ही सबसे पहले काइडो पर अटैक करता है और उसे बेहोश कर देता है। ये देखकर लिन लिन रॉक पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन रॉक लिन लिन को दूर फेंक कर मारता है। जिसके बाद रॉक व्हाइट बियर्ड पर अटैक करता है, लेकिन व्हाइट बियर्ड उसकी स्वॉर्ड को ब्लॉक करता है। उन दोनों के वेपन्स के टकराने से एक मैसिव हाकी का ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से गॉड वैली का एक हिस्सा टूट कर गिर जाता है। गॉड वैली के माउंटेन का एक हिस्सा गिरने की वजह से सारी जगह अफरा तफरी मचने लगती है। सेलेस्टियल ड्रैगन्स अपने शिप्स में वापस जाने की तैयारी करते हैं। रॉजर और रॉक पायरेट्स भी अपने शिप पर जाने का फैसला करते हैं। ड्रैगन की बात करें तो वो दुखी था क्योंकि उसने शैंक्स को खो दिया था। वहीं कुमा अभी भी आइलैंड में स्लेव्स को ढूंढ रहा था ताकि वो उनको बचा सके। तभी उसे एक स्लेव भागती हुई दिखती है तो वो उसके पीछे चला जाता है। इसी बीच रॉक अपनी बीवी और बच्चे को ढूंढ लेता है, लेकिन इससे पहले कि रॉक उन्हें मार पाता, कुमा वहां आ जाता है और रॉक की फैमिली को आइलैंड से कहीं दूर टेलीपोर्ट कर देता है। ईमू को ऐसा लगता है कि रॉक ने अपनी फैमिली को मार दिया है, तो वो उसको फाइनल ऑर्डर देती है, आइलैंड में जितने भी लोग हैं उन्हें मार दो। रॉजर पायरेट्स और नेवी सोल्जर्स रॉजर और गार्प को शिप पर वापस बुलाते हैं ताकि वो इस आइलैंड से दूर जा सकें, लेकिन वो दोनों मना कर देते हैं। इसी बीच रॉक आइलैंड पर हर एक इंसान को मार रहा होता है, तो उसे रोकने के लिए रॉजर और गार्प अपनी हाकी को रिलीज करते हैं। उनकी हाकी को महसूस कर कर ईमू भी शॉक में आ जाती है। अब ईमू शॉक इसलिए होती है क्योंकि उन दोनों की हाकी को महसूस कर कर उसे डेवी जोन्स की याद आती है। यानी जितने भी कैरेक्टर वन पीस में हैं जिनके नाम में डी आता है वो बेसिकली डेवी जोन्स से जुड़े हुए हैं। तभी वर्ल्ड गवर्नमेंट डी नाम के लोगों को मार देती है। खैर रॉजर और गार्प रॉक से फाइट करने के लिए रेडी होते हैं और यही वो बैटल थी जिसमें रॉजर और गार्प ने साथ मिलकर रॉक को हराया था और हमें लगा था कि रॉक एक बुरा आदमी था। बैटल से पहले रॉक उन्हें रोते हुए कहता है, गार्प, रॉजर, प्लीज कैसे भी कर मुझे मार दो।